नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम लोग चैप्टर वाइज एमसीक्यू का प्रैक्टिस कर रहे हैं। चैप्टर 1 बेसिक इलेक्ट्रिसिटी है, जिसका हम लोग पार्ट 6 डिस्कशन कर रहे हैं। अब मोस्ट प्रोबेबली जो है इसके बाद एक और पार्ट 7 देखने को मिलेगा और कंप्लीट आपकी बेसिक इलेक्ट्रिसिटी अकॉर्डिंग टू एलपीसीबीटी 2। देखिए, अकॉर्डिंग टू एलपीसीबीटी 2 मैं बिल्कुल नहीं कह सकता हूं। चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, ये सारे एग्जामिनेशन एनटीपीसी एसएससी वगैरह सब चीज भाई, चाहे आप एसएससी के अलावा स्टेट पीसीएस का भी पेपर दे रहे हो, तो केवल मैग्नेटिज्म जो है इसमें इंक्लूड नहीं, क्योंकि आपका सिलेबस में नहीं है बेसिक साइंस इंजीनियरिंग ड्राइंग में बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से चीज़ों को ख़त्म करिएगा, कोई टेंशन लेने की बात है नहीं। और एक और अपडेट आप सभी के लिए पता ही है कि एप्लीकेशन में कोर्स बहुत अच्छे से डिज़ाइन करके चीज़ें कंप्लीट की गई है विथ नोट्स। तो आपको ज़रूर से ज़रूर इसे ज्वाइन करनी ही चाहिए। कई स्टूडेंट अभी नहीं ज्वाइन कर रहे कि जैसे रिजल्ट आ जाएगी या फिर डेट आ जाएगी तो करूँगा, ताकि वैलिडिटी रह जाए। भाई, तो आपकी वैलिडिटी अप टू एग्जामिनेशन मैंने कर दी है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। बाकी चलिए, आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। पार्ट 6 में हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है डिस्कशन करने वाले हैं 66 से, है ना। लास्ट क्लास में हम लोग आपको एक होमवर्क भी दिया था, तो मुझे नहीं पता कि कितने स्टूडेंट्स ने इसे बनाया है या नहीं बनाया है, पर मेरा काम है बताना एकदम बेसिक से। क्वेश्चन 66 से क्या कह रहा है, चलिए बात करते हैं। बोला गया कि अ सिलेंड्रिकल वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर, ठीक है, हैज अ रेजिस्टेंस आर। कोई बात नहीं, उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू आर दे दी गई है। द रेजिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ सेम मटेरियल बट ऑफ थ्राइस इट्स लेंथ एंड थ्राइस इट्स रेडियस। देखिए, यहाँ क्या बोला, सेम मटेरियल मतलब आपकी रजिस्टिविटी यानी कि रो, समझ में आ रहा ना, विशिष्ट प्रतिरोधकता जिसको आप कहते हैं, वो क्या है भाई, सेम है, यानी कि ये आपकी कांस्टेंट है। लेकिन जो आपकी लेंथ है, तो बहुत आसान सा सवाल था ये, मैंने आपको इसलिए होमवर्क भी दिया था। आप सभी को पता है जो रेजिस्टेंस है आर इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपन एरिया। और इसे थोड़ा रेडियस के फॉर्म में मैं लिखना चाहूं तो आप लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर लेंथ एल है, रेडियस आर है, तो रेजिस्टेंस वैल्यू क्या है, आर है। देखिए, आर है, अगर लेंथ एल है, रेडियस आर है। अब ये कहा गया कि मटेरियल तो सेम है साहब, ठीक है, तो हमने मटेरियल को क्या कर दिया, सेम कर दिया है, रो का रो मैंने रखा है, चलिए ठीक है। इसके बाद बोला गया है क्या कि थ्राइस ऑफ इट्स लेंथ, यानी कि लेंथ जो है वो आपका 3 गुना कर दिया गया, यानी 3 टाइम्स कर दिया, मैंने कर दिया है साहब। चलिए, इसके बाद अगर बात कर लिया जाए तो पाई आपका एज इट इज पाई ही रह जाएगा। ठीक है, इसके बाद का कहानी अगर देख ले, बोला क्या गया है कि थ्राइस इट्स रेडियस, यानी रेडियस क्या हो गई आपकी 3 गुना, यानी कि 3 गुना रेडियस का हम स्क्वायर कर देंगे। तो कुल मिलाकर अभी हम इसे सॉल्व करना चाहें, 3 आगे आ जाएगा रो एल। अब ये कुछ नहीं है, आपका कैलकुलेशन है, 3 का स्क्वायर 9 पाई आर स्क्वायर। ठीक है मेरे भाई, और अगर ध्यान से आप समझ पाए तो रो एल पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आप लिख सकते हैं आर, यानी रो एल पाई आर स्क्वायर इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, आर। यानी कि जो इनिशियल रेजिस्टेंस वैल्यू आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 3 से 3 कट गया, 1/3, सॉरी, ये आपका ये इनिशियल आपका रेजिस्टेंस का 1/3 गुना हो जाएगा। ठीक है, नहीं आया, कोई बात नहीं, मैं इसको हटा देता हूँ, थोड़ी सी मेरे से बोलने में गलती हो गई थी। क्या है भाई, चलिए, तो मैंने ये कहा कि जो आपका रो एल अपन पाई आर स्क्वायर है, इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, इनिशियल आर की वैल्यू। तो जो नई रेजिस्टेंस वैल्यू है वो क्या है, 1/3, इसको आपने कट कर दिया तो कितना 1/3 आएगा ना। इनिशियल का रेजिस्टेंस जो है उसका 1/3 गुना हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा भाई, R/3 ओम। तो ऑप्शन अगर देख ले तो कहाँ है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 67 ये आपको करना है, सेम क्वेश्चन है, केवल यहाँ संख्या आपको दे दी गई है। ठीक है, तो ये आपका काम है। क्वेश्चन 68 से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैंने दोनों क्वेश्चन होमवर्क के दिया था, हालांकि बहुत इजी सा सवाल था, मैंने पहले कई बार बता रखे थे, कई सवाल कर चुके थे। क्वेश्चन है कि 2 बल्ब है, ठीक है, एक्स एंड वाई कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक है, समानांतर क्रम में जोड़ा गया है, एक्स और वाई 2 बल्ब है। बोला गया है कि जो एक्स बल्ब है प्रोड्यूस मोर हीट। अच्छा, ये आपका देखिए, मैं इसमें थोड़ा सा पहले क्या करता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ इस टॉपिक को, तब इस क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। क्या है क्वेश्चन, नहीं है, पहले उसको समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बस थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ, क्योंकि आप यहाँ अगर समय दे रहे हैं तो आपका समय बर्बाद नहीं होना चाहिए। देखिए, मान लीजिए कि कोई एक वायर है या कोई एक कंडक्टर है, ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू आर है। अगर यहाँ से करंट आई फ्लो कर रही है और मान के चलते हैं यहाँ से हमने कोई एक वी
वोल्टेज कनेक्ट कर रखा है। अगर ये आई करंट फ्लो कर रही है भाई, तो ये क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस इसको रोक रहा है। अब रोक रहा है, इसको धक्का देने वाला कौन है, वोल्टेज है। अब ये रोक रहा है, ये धक्का दे रहा है, ये इधर फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा भाई, हीट उत्पन्न होगी। ठीक है, यही होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। यानी कि कोई भी तार से या कोई भी चालक से, कोई भी कंडक्टर से, कोई भी उपकरण, कोई भी इंस्ट्रूमेंट से अगर करंट फ्लो कर रही है, अब डिपेंड करेगा समय पे भी। जितना ज्यादा समय तक यहाँ पे आप इसको स्विच ऑन करके रखेंगे उतना ज्यादा गर्म होगा। आपने बल्ब को जलाया होगा तो आपने देखा होगा कि वो गर्म हो जाती है। वायर को आपने गर्म होते हुए आपने देखा होगा, है ना भाई। वो क्यों, करंट का वो हीटिंग इफेक्ट हम इसे कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, उष्मीय प्रभाव। हम उसे क्या नाम देते हैं सर, उष्मीय प्रभाव। तो ये जो हीट उत्पन्न होता है वो कितना होता है, H इक्वल्स टू आई का स्क्वायर आर टी। मतलब क्या, जो उस वायर का या उस इंस्ट्रूमेंट का, बल्ब, फैन, जो भी उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू हो गई, उससे प्रभावित होने वाली जो करंट है उसका स्क्वायर, और कितने समय तक। तो मान के चलते हैं कोई एक कंडक्टर, एक चालक है जिसमें टी समय के लिए हम आई करंट फ्लो कराते हैं, तो उसमें उत्पन्न होने वाली जो ऊष्मा है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है यहाँ तक, चलिए। यानी कि अब आपके पास एक फॉर्मूला आ गया हीटिंग इफेक्ट में। एक फॉर्मूला आपको क्या मिला है, अच्छा ये फॉर्मूला किसका है सर, कि अगर कोई भी कंडक्टर या कोई भी इंस्ट्रूमेंट से अगर करंट फ्लो करेगी तो वहां क्या उत्पन्न होगा सर, वहां पे हीट उत्पन्न होगा, यानी H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। अब एक बात बतलाइए, इसको आपको देखते ही आपको इतना समझ में तो आ रहा होगा कि आप यहाँ पे देखिए, मैं हमेशा ही फिजिक्स पढ़ाने से पहले प्रोपोर्शनल जो होता है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होता है उसके बारे में बताता हूँ। तो एक चीज मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है। ठीक है, चलिए इसको पे हटा देते हैं। पहले ऐसे देखिए, x इक्वल्स टू क्या है आपका, y जेड है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y है। ठीक है, कब, जब आपका z क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, या अगर आप कह रहे हैं कि x डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z है, कब, जब आपका y क्या होना चाहिए, कांस्टेंट, यानी कि y की वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उसी प्रकार यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो h जो है आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r कहेंगे। ठीक है, लेकिन कब कहेंगे, जब आपका करंट क्या होना चाहिए सर, कांस्टेंट होना चाहिए, और आपका टाइम भी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब एक तो ये फॉर्मूला हमने निकाल लिया है। दूसरा आप फॉर्मूला क्या यहां से आप निकाल सकते हैं, H इक्वल्स टू क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी होता है। तो इसको आप थोड़ा सा अगर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आपको पता है V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है ना मेरे भाई। V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं, इसको मैं v स्क्वायर कर दूं तो नीचे r से डिवाइड कर दूंगा, ये t हो जाएगा। यानी एक फॉर्मूला तो आपका ये आ गया, और इस फॉर्मूला से आप क्या देख रहे हैं कि जो आपका हीट है वो रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो यहाँ पर क्या कांस्टेंट होना चाहिए, आपका वोल्टेज कांस्टेंट होना चाहिए, और साथ के साथ टाइम आपका कांस्टेंट होना चाहिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बतला रहा हूँ भाई, यहाँ समझिए। हीट आपका डायरेक्टली, ये लोग समझ ही नहीं पाते, क्वेश्चन आता है उनको लगता है बस यही दिमाग में है कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। लेकिन सेम इस फॉर्मूला में अगर आप देखना चाहें तो इस फॉर्मूला में आपको क्या दिख रहा होगा कि यहाँ पे तो H इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना भाई, R नीचे है। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, लेकिन वहां पे क्या होगा, करंट कांस्टेंट होगा, टाइम तो होगा ही कांस्टेंट। लेकिन अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल हीट है सेकंड कंडीशन में, तो वहां पे वोल्टेज कांस्टेंट होगा, टाइम भी कांस्टेंट होगा। अब एक बात बताइए, अगर करंट कांस्टेंट है तो कौन सा कॉम्बिनेशन, ठीक है सर, यहाँ पे तो हम समझ में आ गया सर, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। यानी कौन सा क्रम होगा सर, ये श्रेणी क्रम होगा। ठीक है, बेसिक सी चीजें है ये। अगर मैं यहाँ बात कर दूं वोल्टेज कांस्टेंट है, तो यहाँ कौन सा कॉम्बिनेशन हो रहा होगा सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो रहा है, यानी कि समानांतर क्रम की बातें आ रही है। ठीक है, यहाँ तक चीजें ठीक है। हम एक फॉर्मूला और भी डिराइव कर सकते हैं हीट का, मैं सारा चीज यहाँ पे आपको कर दे रहा हूँ, हीट से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह है सब कुछ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक और फॉर्मूला आपका क्या निकल जाएगा, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी हो गया आपका। H इक्वल्स टू यहाँ पे देखिए आप क्या लिख सकते हैं, क्या आप लिखना यहाँ पे चाहेंगे पहले हमें ये बताइए। तो देखिए यहाँ पे आप क्या लिख सकते हैं, देखिए हीट को अगर मैं पावर के फॉर्म में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगा, देखिए H इक्वल्स टू क्या होता है सर, आई स्क्वायर आर टी होता है ना। तो अगर आपने पावर को पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, अगर मेरे साथ है तो आपने पढ़ा ही होगा, और आज भी मैं पावर के बारे में कुछ कुछ चीजें बताऊंगा। देखिए पावर इक्वल्स टू होता है क्या है, एक तो होता है वी आई, ठीक है, पावर इक्वल्स टू होता है वी आई होता है।
इसके अलावा अगर मैं बात कर लूँ तो पावर भी आई हो गया ना यहाँ पे, तो यहीं से भी इक्वल टू आई स्क्वायर आर लिख सकते हैं। आई स्क्वायर आर आ गया, एक फॉर्मूला ये आपका आ गया आई स्क्वायर आर, यानी पी इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर लिखते हैं। तो इस आई स्क्वायर आर की जगह आप क्या लिख सकते हैं, पी इंटू टी। मतलब ये कि अगर आपका क्वेश्चन में हीट पूछ रहा है और पावर दे दिया हुआ है तब आप इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अगर आपसे हीट पूछ रहा है और आपको वोल्टेज दिया है, आर दिया है, टाइम दिया, तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। और अगर आपसे हीट पूछ रहा है और वहां पे करंट दिया तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। 3 फॉर्मूला आपको दिमाग में रखना है। लेकिन यहाँ पे इसके अलावा आपको ये भी ध्यान में रखना है, क्या ध्यान में आपको ये रखना है कि जब आपका हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, इसका मतलब क्या है, वहां पे क्या कांस्टेंट है सर, वोल्टेज कांस्टेंट है। और अगर एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है यानी कि वहां पे क्या कांस्टेंट है, करंट कांस्टेंट। बाकी अब आ जाइए सवाल पे हम लोग। चलिए इन सवाल को अब हम लोग करते हैं अच्छे से। यहाँ पे थोड़ी स्पेस की ज़रूरत होगी तो इसको हम लोग साइड कर लेते हैं, और ये फॉर्मूला भी हम आपको दिखा पाएँ ताकि एक जगह हम लोग रखते हैं इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि 2 बल्ब है एक्स एंड वाई। चलिए पहले 2 बल्ब हम लोग बना लेते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल फिगर से ही चीज़ हो, देखिए ऐसा कुछ नहीं कि बस बोल करके पढ़ करके मैं आपको कोई भी क्वेश्चन बनाऊंगा, एकदम फिगर के साथ। एक्स है, आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी देखा होगा, प्रोजेक्शन एंड व्यू, जो इतना टिपिकल चैप्टर, कितना सरल किया हूं मैंने, ये आपको भी पता होगा। ठीक है, चलिए एक्स एंड वाई बल्ब जो है कनेक्टेड इन पैरेलल में। भाई तो पैरेलल में मैंने कनेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। यहाँ तो अब आपको समझ में आ रहा ना कि इसका एक सिरा और इसका एक सिरा, इसका एक सिरा एक साथ कनेक्ट है, ठीक है भाई। अब यहाँ पे मैं कोई वोल्टेज सप्लाई, एक बैटरी कनेक्ट कर देता हूँ, एक स्विच भी मैं कनेक्ट कर देता हूँ। चलिए साहब, अब आपका सर्किट हो गया पूरा, ठीक है, यहाँ तक चीज है। अब क्या बोला गया है, अच्छा एक चीज मुझे ये बताइएगा, वी वोल्टेज है यहाँ पे मैंने सप्लाई किया, तो यहाँ से क्या फ्लो करेगा सर, करंट फ्लो करेगा कि नहीं, पहले ये बताइएगा। बिल्कुल फ्लो करेगा सर। अब इस पॉइंट पे 2 ब्रांचेस हो गए, यानी कि यहाँ से I1 करंट जाएगा सर, और यहाँ से सर I2 करंट जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, यानी इस बल्ब से I1 करंट और दूसरे बल्ब से I2 करंट। तो करंट फ्लो के करने के कारण यहाँ पे क्या उत्पन्न होगी सर, ऊष्मा H1 लिख दे रहे हैं, यहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न होगी H2। कोई दिक्कत है क्या, बताइएगा सर। कोई दिक्कत नहीं है सर यहाँ तक, ठीक है। ठीक है सर, अब एक बात बतलाइए, इस बल्ब का, यानी कि ये बल्ब 1 हो गया और ये बल्ब 2 है, ठीक है। तो बल्ब 1 का अपना कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू होगी R1 मैं ले रहा हूं, और बल्ब 2 का भी कुछ रेजिस्टेंस वैल्यू होगी R2 होगी, है ना। यानी मैं यहाँ पे अगर लेना चाहूँ तो इसका जो रेजिस्टेंस वैल्यू है X बल्ब का, ये है R1, और इस Y बल्ब जो है ये आपका, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, ये आपका Y बल्ब है, इसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है वो है आपकी R2। क्लियर है, एकदम अच्छे से चीजें क्लियर है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये बताइएगा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जो X बल्ब है, ठीक है, X बल्ब जो है प्रोड्यूस मोर हीट देन Y बल्ब, यानी कि दूसरा Y बल्ब से ज्यादा जो हीट प्रोड्यूस हो रहा है, यानी कि ये जो आप Y बल्ब देख रहे हैं, ठीक है, इसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है और इस X बल्ब से I1 करंट फ्लो कर रहा है, जिसके कारण जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है X बल्ब में वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है H2 से, यानी Y बल्ब से। यानी आपको गिवन क्या है कि जो ऊष्मा 1 यानी कि X बल्ब की जो उत्पन्न हो रही है वो ग्रेटर देन दूसरे बल्ब से है, ठीक है, दूसरे बल्ब में उत्पन्न ऊष्मा से। ये आपका गिवन है। क्या गिवन है सर कि X बल्ब जो है उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है वो ज्यादा उत्पन्न हो रही है जो दूसरा Y बल्ब है उस ऊष्मा से। क्लियर है, ठीक है, ये तो मैंने क्वेश्चन की बातें बतला दी, मोर देन Y बल्ब। क्लियर। अब क्या बोल रहा है कि देन द रेजिस्टेंस ऑफ X बल्ब इज, यानी कि अब आप ये बताइए कि जो बल्ब में ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न हो रही है उसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है, यानी कि उसकी जो प्रतिरोध वैल्यू जो होगी वो Y बल्ब से ग्रेटर देन होगी, उसके बराबर होगी, उससे कम होगी, या फिर ये कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है। चलिए अब इस डायग्राम से समझिए, यानी सवाल आपसे ये पूछ रहा है कि R1 ग्रेटर देन R2 है, या R1 लेस देन R2 है, या R1 इक्वल्स टू R2 है, या फिर नॉट पॉसिबल। बताइएगा, यही आपका ऑप्शन भी है, क्वेश्चन भी आपका यहीं से है। यानी कि अगर ये बल्ब, ठीक है, अगर ये बल्ब अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है, ठीक है, अगर ये बल्ब अधिक ऊष्मा उत्पन्न करती है और दूसरा जो Y बल्ब है अगर ये जो ऊष्मा कम उत्पन्न कर रही है X बल्ब से, तो उस बल्ब की जो रेजिस्टेंस वैल्यू है यानी R2 जो वैल्यू है वो क्या होगी भाई, R1 से कम होगी, ज्यादा होगी, बराबर होगी, क्या होगी बताइए। तो भाई लॉजिक मैंने आपको बता दिया है अभी जस्ट पहले ही। अब कैसे बनाएंगे, देखिए मैंने फॉर्मूला यूज करनी है भाई, H इक्वल्स टू क्या होता है सर, I स्क्वायर R T होता है, ठीक है।
अगर मैं यहां पर बात कर लूं एच स्क्वायर आर टी, यानी कि हीट और रेजिस्टेंस, यही क्वेश्चन है। हीट आपको बता दिया है कि एक्स बल्ब की अधिक है और आपसे पूछ रहा है रेजिस्टेंस वैल्यू। तो पहले ये बताइए कि इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें क्या मिल रहा है, एच क्या है, हीट क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, आपका आर है ना। इसका मतलब यहाँ पे क्या कांस्टेंट है सर, करंट कांस्टेंट है, और आपका क्या होगा सर, टाइम कांस्टेंट होगा। यही मैंने बोला था। दूसरा फार्मूला मैंने आपको बताया एच इक्वल टू बी स्क्वायर बाय आर टी, यानी यहाँ पे हीट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और यहाँ पर क्या कांस्टेंट है सर, आपका वोल्टेज कांस्टेंट है और आपका टाइम कांस्टेंट है। ठीक है, बस यहीं तक, इतने से ही चीजों को आपको समझना है कि अगर मैं ये केस को यूज कर लूं, यानी कि केस नंबर अगर 1 में यूज कर रहा हूं और ये केस नंबर 2 है, अगर केस 1 में अगर यूज कर रहा हूं यानी हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, यानी अगर इसकी ऊष्मा अधिक है तो इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू भी ज्यादा होगी, यानी इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा सर, R1 ग्रेटर देन R2 हो जाएगा, है ना। और इसके अकॉर्डिंग क्या है सर, हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, हीट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, यानी कि जिसकी ऊष्मा अधिक उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कम, यानी यहां पर R1 लेस देन R2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू केस 2। ठीक है भाई, ये समझ में आया कि नहीं, पहले मैं ये बताइए कैसे हुआ सर, नहीं आया समझ में, कोई बात नहीं, मैं वो स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं, यहाँ पे काम कर रहा हूं जिनको बहुत बेस कमजोर है या फिर चीजें थोड़ी सी समझ में अच्छे से नहीं आ पा रही है। भाई यहाँ पे हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, इसका मतलब ये है कि हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इसका मतलब ये है कि हीट जितना ज्यादा है उसका रेजिस्टेंस वैल्यू भी ज्यादा है ना। इसका मतलब तो यही होता है ना, अगर हीट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी वैल्यू बढ़ेगी, हीट घटेगी तो रेजिस्टेंस वैल्यू भी घटेगी। तो भाई इसकी हीट अधिक है तो इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू अधिक है, तो इसलिए R1 ग्रेटर देन R2। लेकिन इस केस में इसका मतलब क्या है, इनवर्सली, यानी कि हीट बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस घटेगी, है ना। तो अगर इसकी हीट बढ़ेगी तो इसकी रेजिस्टेंस घटेगी, यानी R1 लेस देन R2। अब तो समझ में आ गया। लेकिन मामला यहाँ ये फंस रहा है कि सर केस 1 यूज करें या केस 2 यूज करें। भाई बड़ा सिंपल है, हमने बार बार बताया, अभी भी बताया कि अगर आप ये केस ले रहे हैं, पहला केस, इसमें हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर तब होगा जब आपका करंट कांस्टेंट होगा। क्या इस सवाल में आपका करंट कांस्टेंट है? आपने क्वेश्चन पढ़ा है तो ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन है। मैं आपको सवाल भी पढ़ा देता हूं, देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है मेरे भाई, यानी ये क्या है आपका सर, समानांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। ठीक, तो समानांतर क्रम में करंट का भी कांस्टेंट हो सकता है, नहीं सर वोल्टेज कांस्टेंट होता है, यानी ये वाला केस यूज होगा और सही उत्तर होगा जो R1 है वो लेस देन R2 है। R1 जो है सर वो लेस देन R2 है। इसका मतलब क्या है सर, R1 लेस देन R2 मतलब कि जो Y बल्ब जो है उसकी रेजिस्टेंस वैल्यू X बल्ब से अधिक होगी। ठीक है, कब, जब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन होगा। लेकिन अगर यही सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाए, पहले इसके आंसर पे आ जाए, यानी क्या है भाई, द रेजिस्टेंस ऑफ एक्स बल्ब इज क्या है भाई, लेस देन वाई बल्ब। ठीक है ना भाई, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आया। अब मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर दूं कि अगर यही बल्ब को मैं अब सीरीज में कनेक्ट कर दूं इस प्रकार से, चलिए साहब अब मामला देखिए बदलता हुआ दिखेगा। अब यहाँ पे मैंने वोल्टेज सप्लाई कर दिया, वी वोल्टेज, यहाँ से निकल रही है आपकी करंट आई। अब इस आई करंट के कारण यहाँ पर भी आई करंट ही फ्लो करेगा क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब इस बल्ब में उत्पन्न होगी ऊष्मा H1, इसमें उत्पन्न होगी H2। अब दोनों की रेजिस्टेंस वैल्यू R1 एक की एक है R2। अब भाई ये मुझे बता दीजिए क्या होगा फॉर्मूला, सॉरी क्या होगा रिलेशन। अब मैं बोल दूं कि ये जो आपकी मेरे भाई X बल्ब है और ये आपकी जो है Y बल्ब है, X की जो ऊष्मा है वो अधिक है, H1 ग्रेटर देन H2 है। ठीक है, H1 ऊष्मा यहाँ उत्पन्न हो रही है, H2 ऊष्मा यहाँ पे उत्पन्न हो रही है। यहाँ तो मैंने लिख ही दिया भाई H1 H2, ये हो गया आपका Y बल्ब। ठीक है, चलिए भाई तो अब हमें बताइए कि जो X बल्ब है उसमें जो ऊष्मा उत्पन्न हो रही है वो अधिक उत्पन्न हो रही है Y बल्ब में जो उत्पन्न हो रही है ऊष्मा से, यानी H1 ग्रेटर देन H2। तब इस केस में हमें बताइए कि जो X बल्ब का जो रेजिस्टेंस वैल्यू है R1 वो क्या होगा R2 से। तो मेरे भाई ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, यानी यहाँ पे क्या है, करंट कांस्टेंट है, और करंट कांस्टेंट है यानी कि I स्क्वायर RT होगा, यानी H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होगा, यानी हीट बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस वैल्यू होगा, यानी इसकी ऊष्मा अधिक है तो इसकी के रेजिस्टेंस वैल्यू बढ़ा ज्यादा होगा, R1 ग्रेटर देन R2 हो जाएगा। समझ में आ गया। तो मैंने सारे सिनेरियो को समझा दिया भाई, अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा। बाकी आ जाइए बैच में, मैं बार बार कह रहा हूँ देखिए बैच में पढ़ना पड़ेगा भाई, अगर नहीं पढ़ रहे तो अधूरा सा फील होगा आपको कंटेंट में जो मैं चीजें दिया हूं। अगला सवाल बहुत खूबसूरत सा सवाल, क्वेश्चन 69, अच्छा सवाल है, चलिए पढ़ते हैं क्या है सवाल में। हाउ मेनी बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 216 ओम शुड बी जॉइंड इन पैरेलल टू ड्रॉ अ करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्रॉम अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट्स। हिंदी में
9 वोल्ट की कोई एक बैटरी है आपके पास और उस बैटरी से कितना करंट खींचा जा रहा है, 4 एम्पियर की धारा खींची जा रही है। और बोला ये गया है कि समानांतर क्रम में 216 ओम प्रतिरोध के कितने बल्ब को जोड़ा जाना चाहिए। देखिए समझिए, एकदम बहुत अच्छे से मैं समझाता हूं इस सवाल को, डायग्राम से समझिए, बहुत अच्छा सवाल है ये आपका। देखिए आपके पास क्या है कि मान के चलिए आपके पास कोई फैन हो सकता है, ठीक है भाई, या आपके पास क्या हो सकता है, बल्ब हो सकता है, ठीक है। अब इसकी अपनी कुछ प्रतिरोध क्षमता होगी, रेजिस्टेंस वैल्यू होगी, R1 मान के चलिए या फिर R2 मान के चलिए, ठीक है। अब इसके बाद अब इसको चलाने के लिए आपको चाहिए क्या चाहिए सर, करंट चाहिए सर। अब ये करंट होता क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ फिक्स डायरेक्शन, यानी कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होती है जब ये एक निश्चित दिशा में क्या करने लगे, मूव करने लगे, प्रवाह करने लगे। अब ये निश्चित दिशा में प्रवाह कब करेगी, जब आप इसमें क्या कर लेंगे भाई, वोल्टेज कनेक्ट कर देंगे, यानी कि सॉरी बैटरी कनेक्ट कर देंगे। क्लियर है, समझ में आ गया ये पूरा का पूरा कहानी, ठीक है सर। तो मेरे पास बल्ब हो सकता है या कोई एक वायर है तो उसका भी अपना एक रेजिस्टेंस वैल्यू होगी, तो मैं वायर लेके चल रहा हूं, ठीक है, ताकि सुविधा होगी मुझे चीजों को समझाने में। कोई एक वायर है ये आपकी, ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू दी गई है 216 ओम। क्लियर, ठीक है। अब बोला गया है कि ऐसे कितने वायर, ठीक है, ऐसे कितने वायर और उसकी वायर की रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी होगी, 216 ओम। देखिए यहाँ पे साफ साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि समानांतर में 216 ओम प्रतिरोध के कितने बल्ब, चलिए बल्ब दिया तो हम लोग बल्ब भी ले लेते हैं, वायर भी ले सकते हैं, फैन भी ले सकते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट ले सकते हैं। तो बोला गया 216 ओम के प्रतिरोध के कितने बल्ब को जोड़ा जाना चाहिए समानांतर क्रम में। तो ये मान के चलिए हम लोग बल्ब ले लेते हैं, ठीक है ना, ज्यादा अच्छा होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपका एक बल्ब हो गया, ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू दी है सर 216 ओम। अब बोला गया है कितने ऐसे बल्ब जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कितनी है, 216 ओम है, ठीक है। तो जब भी आपको एन वैल्यू पूछ रहा हो तो वो कैसे बनेगा ये सवाल, ठीक है, ऐसे। अच्छा, एक दूसरी बात ये कि ये किस में जोड़ा गया, समानांतर क्रम में। तो ये हो गया आपका समानांतर क्रम, ये भी हो गया आपका समानांतर क्रम। अब मैं डॉट 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 इस प्रकार से बना दे रहा हूं, ठीक है, डॉट डॉट डॉट। एन ऐसे क्या है भाई, रेजिस्टेंस है, ठीक है ना, एन ऐसे क्या है, बल्ब है, और इसको समानांतर क्रम में जोड़ा गया है और इसमें आपने एक बैटरी लगा दिया है जिसकी वैल्यू भी आपको दी गई है। कितना वोल्टेज की बैटरी है सर, ये है आपकी 9 वोल्ट की बैटरी आपने कनेक्ट कर दिया है। और इससे जो धारा निकल रही है, करंट आई, जिसकी वैल्यू दी गई है कितना, 4 एम्पियर ना, कितना दिया हुआ है, 4 एम्पियर, ठीक है, 4 एम्पियर दिया हुआ, बिल्कुल 4 एम्पियर धारा दी है। तो अब बताइए कि अगर आपके पास 9 वोल्ट की बैटरी है, 4 एम्पियर उससे धारा खींचा जा सकता है, तो 216 ओम प्रतिरोध क्षमता वाले बल्ब को अगर हम समानांतर क्रम में जोड़ेंगे तो ऐसे कितने बल्ब को हम जोड़ करके सारे के सारे बल्ब को जला सकते हैं। 8 ऐसे बल्ब हम जोड़ सकते हैं, 10 ऐसे जोड़ सकते हैं, बताइए। तो साहब ये जो आप पहले बताइए कि ये जो आप कॉम्बिनेशन देख रहे हैं किस कॉम्बिनेशन में सर, समानांतर क्रम में है, यानी कि ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। मुझे नहीं पता कितने ऐसे बल्ब है, मैं मान के चलता हूं n बल्ब है, ठीक है। अगर n बल्ब है और ये समानांतर क्रम में है तो मैं इसकी R इक्विवेलेंट वैल्यू निकाल सकता हूं। बताइए, मैंने बताया था कि जब समानांतर क्रम में आपसे सवाल पूछ रहा हो और R इक्विवेलेंट अगर आपको निकालना है तो क्या करना है भाई, और सारे के सारे रेजिस्टेंस की प्रतिरोध या इंस्ट्रूमेंट जो या वायर या बल्ब या फैन की क्या है, रेजिस्टेंस वैल्यू इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, R इक्विवेलेंट इक्वल टू कैपिटल R अपन N कर देते हैं, करते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूं, R इक्विवेलेंट क्या है, R कितना है भाई, 216 है, और मुझे नहीं पता ये आपकी N की वैल्यू कितनी होगी, है ना, ये N, अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए 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 चलिए, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। R की वैल्यू कितनी होगी, मुझे यही N की वैल्यू निकालनी है ना, यही मुझे N की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं यहाँ से R इक्विवेलेंट निकाल दूं, चलिए यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, R इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 216 अपन N, ठीक। अगर मैं यहां से R इक्विवेलेंट की वैल्यू निकाल लूं तो मुझे N पता चल जाएगा, ऐसे कितने बल्ब हैं। अब बताइएगा ये R इक्विवेलेंट निकालना क्या बहुत कठिन है, बहुत आसान है। यहाँ तो आपको R इक्विवेलेंट दिख भी रहा,
देखिए दिख तो रहा है, लेकिन उसको समझिए कि ये आर इक्विवेलेंट मतलब क्या, कि जितना आपके 216 ओम है, ऐसे जितने भी एन बल्ब होंगे उसको आप एक रेजिस्टेंस में दिखला दीजिए, इसको हम लोग कहते हैं आर इक्विवेलेंट, है ना। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आपको पता है क्या, V इक्वल्स टू क्या होता है, आई आर, यानी आर इक्विवेलेंट होता है। आपको वोल्टेज दिया है 9 वोल्ट, करंट दे दिया है 4 एम्पियर, यहां से आप आर इक्विवेलेंट नहीं निकाल लेंगे, यानी आर इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या आ गया सर, 9/4। बताइए अब यहां पर आपका निकल जाएगा एन की वैल्यू, बिल्कुल निकल जाएगी सर, 216 अपन आर इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई 9/4, यानी इसको अब यहां पर आप ऐसे लिख सकते हैं 9/4, यानी इतने जितने भी बल्ब होंगे उसको केवल एक बल्ब मैं दिखा दूं 9/4 लिख करके, 9/4 ओम, यानी इसको मतलब इतने जितने भी बल्ब है इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूं। देखिए अब इसकी मैं रेजिस्टेंस वैल्यू लिख रहा हूं 9/4 ओम, ये बल्ब है जिसको मैंने 9 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर दिया हूं, जिससे धारा निकल रही है 4 एम्पियर। समझ में आया, बस यही कहानी है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 दूनी 18, 3 9 चौके 36, 4 चौके 16, 4 दिया 9, ठीक है, मतलब 8 1 9, यानी कितने बल्ब हम ऐसे लगाएंगे भाई, 96 बल्ब। मतलब इसका ये है, समझिए फिजिकल सिग्निफिकेंस समझिए, कि अगर आप 96 बल्ब को अगर समानांतर क्रम में इस प्रकार से जोड़ते हैं और अगर आपके पास 9 वोल्ट की बैटरी और 4 एम्पियर की धारा उससे खींच रहा है, तो वो 96 बल्ब सही तरीके से जल पाएगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 96 बल्ब। सेम इस पे थोड़ा सा बदलाव करके आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, ये सवाल शायद यही वाली है, 80 सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन। चलिए ये है, लेकिन अभी नहीं, ये जब 80 नंबर में पहुंचेंगे तब, ताकि आपका दिमाग का भी कसरत होगा, है ना भाई, क्योंकि कंसेप्ट भी रिवाइज होना बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये आपका, बहुत शानदार क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन 70, यानी क्वेश्चन नंबर 70 क्या बोल रहा है आपसे, ध्यान से समझते हैं। एन इलेक्ट्रिक हीटर इज रेटेड 3 किलोवाट, यानी ये पावर का क्वेश्चन आ गया आपके पास, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट जो आपको दिया गया है 7 रुपीज पर किलोवाट आवर है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द हीटर फॉर 5 आवर, यानी कि कोई भी एक इलेक्ट्रिक हीटर है जिसकी पावर 3 किलोवाट दे दी गई है, और बोला गया कि जो विद्युत ऊर्जा जो लागत है, यानी जो बिजली बिल है, वो 7 रुपीज पर किलोवाट आवर है। तो अगर आप 5 घंटे तक अगर हीटर को यूज करते हो तो आपको कितना बिल देना होगा। तो भाई चलिए इसको भी मैं थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली फील करवा देता हूँ, बिजली बिल, पावर का कंजम्पशन वगैरह ये सारी चीजें, ठीक है। चलिए बाकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, मैंने एक क्लास में सारी चीजें ये सब करवाई थी, यहाँ मुझे एक क्लास में कई सारे कंसेप्ट बताने भी है। देखिए पावर की जब बात करते हैं, यानी कि पावर को हम हिंदी में क्या कहते हैं सर, शक्ति कहते हैं, ठीक है भाई। अब देखिए पावर को आप 2 भाग में बांट लीजिए पहले, ठीक, एक है आपका मैकेनिकल पावर और एक है आपका इलेक्ट्रिकल पावर। समझिएगा ध्यान से, एकदम प्रैक्टिकली फील करिए। पहले तो ये मैकेनिकल पावर को आप पढ़ते किस चैप्टर में है, तो आप वर्क एनर्जी पावर पढ़ते हैं, न्यू एनसीईआरटी में। आप सभी को पता है कि वर्क एनर्जी तो है आपकी, लेकिन पावर हटा दी गई है। बट ऐसा टेंशन वाली बात नहीं है कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। इसके जगह सिंपल मशीन को जोड़ दिया गया, जिसको हम लोग अपने भी कोर्स में कवर करेंगे। और ये जो इलेक्ट्रिक पावर की जो आप बात करते हैं, ये आप बेसिक इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में पढ़ते हैं। पहले तो ये समझ लेते हैं ना सर कि वर्क एनर्जी पावर में ये जो पावर आप देख रहे हैं, ये पावर का मतलब क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं, वर्क डन अपन टाइम, है ना। इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस समझा दीजिए ना सर, फॉर्मूला तो हमें भी पता है, ठीक है, फॉर्मूला तो सारे टीचर बता रहे हैं, सारे किताबों में लिखी हुई है, लेकिन इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस ना तो कोई बताता है ना लिखी हुई है कहीं। इसका मतलब ये है कि कोई एक व्यक्ति है ये, ठीक है, इस मैकेनिकल पावर से ये पता चलता है कि कोई भी कार्य को, ठीक है, कोई भी कार्य को करने में वो कितना समय लेता है। अब मान के चलिए 2 व्यक्ति है, मैं इससे कंपैरिजन करवा रहा हूँ, ये व्यक्ति दूसरा है, इसकी पावर कैपेसिटी P1 है, इसकी पावर कैपेसिटी P2 है, ठीक है। अब P1 ग्रेटर देन P2 कैसे है, तो देखिए ये जो है ना 2 घंटे समय लेता है, ठीक है, 2 घंटे समय लेता है, कितना कार्य करता है, ये 2 घंटे समय लेता है और ये 10 किलोमीटर पैदल चल लेता है, ठीक है। लेकिन यही व्यक्ति क्या है, यही जो व्यक्ति है, वर्क डन अपन टाइम, यही जो व्यक्ति है ये 2 घंटे में मात्र और मात्र कितना चलता है, 5 किलोमीटर चलता, ठीक है। तो अगर मैं इसको पावर निकालूं तो ये कितना आ गया, 5 जूल, 5 वाट आ गया, ठीक है, और ये आ गया 2। मतलब यहाँ पे आपको पता चल रहा है P1 ग्रेटर देन P2 है, यानी इसकी पावर क्या है, इससे ज्यादा है। तो पावर क्या है कि कोई भी कार्य को आप कितना जल्दी कर रहे हैं, समझिएगा,
कोई भी कार्य को, ठीक है, ध्यान से समझिए, पावर क्या है आपका, पावर का मतलब ये होता है कि किसी भी कार्य को आप कितना जल्दी कर रहे हैं, इसका मतलब पावर अधिक है तो क्या इसकी एनर्जी भी अधिक होगी। चलिए मैं देख लेता हूं, E1 है ये और ये है आपकी E2। ये जो व्यक्ति था 2 घंटे में 10 किलोमीटर चलता था एक दिन में, ठीक है भाई, बस इसके बाद ये नहीं चल पाता था। लेकिन ये व्यक्ति क्या है, 2 घंटे में 5 किलोमीटर चलता था, लेकिन ये एक दिन में ऐसे 2-2 घंटे कम से कम 3 बार चल लेता था। तो 3 बार अगर ये चल रहा है, इसका मतलब ये कितना किलोमीटर चल रहा है, 5 या 15 किलोमीटर चल ले रहा है, यानी इसको 6 घंटे तक ये काम कर रहा है या 6 घंटे तक पैदल चल रहा है और ये 15 किलोमीटर तक चल रहा है, यानी इसकी एनर्जी अधिक है। मतलब कि एनर्जी और पावर के बीच में डिफरेंस ये होता है सर कि आपके अंदर कार्य करने की क्षमता कितनी अधिक है और आप किसी कार्य को कितने कम समय में कितने जल्दी कर पा रहे हैं, वो आपका पावर बतलाता है। क्लियर हो गया, ठीक है भाई। अब आइए सर, जो मेन हम लोगों का ये पार्ट है, इलेक्ट्रिकल पावर का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल्स टू होता है कि एनर्जी, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी अपन टाइम, यानी इसका हिंदी लिखेंगे कि आपने कितना ऊर्जा को खर्च किया, यानी व्यय की गई ऊर्जा, व्यय की गई ऊर्जा, ऐसे लिखिएगा, व्यय की गई ऊर्जा। टाइम का मतलब हिंदी में समय। इसका मतलब समझा दीजिए ना सर, फिजिकल सिग्निफिकेशन। इसका मतलब ये है कि कोई आपने एक बल्ब जलाया है, एक बल्ब ये है और एक बल्ब ये है, बल्ब 1 बल्ब 2, ठीक है। ये 1 घंटे में मान के चलिए 3000 जूल एनर्जी खर्च करता है और ये 1 घंटे में 2000 जूल एनर्जी खर्च करता है। तो इसकी जो पावर है ये कम है, क्योंकि ये 1 घंटे मात्र 200 एनर्जी ही खर्च कर रहा है। समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रिकल पावर मतलब क्या कि कोई मतलब अगर ये 1 घंटे में 3000 जूल खर्च कर रहा है, ये 1 घंटे में 2000, तो कौन ज्यादा खर्च कर रहा है 1 घंटे में, ये, यानी ये क्या है भाई, खर्च करने की जो इसकी जो दर है ना, क्या खर्च करने की, ऊर्जा, एनर्जी खर्च करने की दर जो है इसकी क्या है, अधिक है। यानी कि दर मतलब क्या, समय, यानी कितना जल्दी जल्दी एनर्जी का खपत हो रहा है, इलेक्ट्रिकल पावर ये बतलाता है। हो गया। चलिए अब इसके कुछ फॉर्मूला है, उसको हम लोग एक बार डिराइव कर लेंगे। डिराइव इन द सेंस कि एक जगह सारे कलेक्शन कर लेते हैं। देखिए भाई, चलिए एक जगह हम लोग बात कर लेते हैं। पावर इक्वल टू, मैंने क्या बताया सर, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी अपन टाइम, ठीक है। तो आप एनर्जी की जगह क्या लिख सकते हैं, वर्क लिख सकते हैं। एनर्जी क्या है, कार्य करने की क्षमता। चलिए सर ठीक है। अब एक बात बतलाइए, आपको पता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होता है वो क्या होता है कि आपने पॉजिटिव चार्ज को, ठीक है ना, पॉजिटिव चार्ज को आप इन्फिनिटी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कह लीजिए, पॉजिटिव चार्ज को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में आपने कितना कार्य किया उसको आप कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो वर्क डन इक्वल टू आप लिख सकते हैं सर भी क्यू, बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि आपका एक फॉर्मूला, एक तो ये हो गया वर्क डन अपन टाइम या कंजम्पशन ऑफ एनर्जी अपन टाइम। दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया आपका, दूसरा फॉर्मूला लिख सकते हैं आप सर P इक्वल टू वर्क की जगह आप क्या लिख सकते हैं, बी क्यू अपन टी, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला ये हो गया। चलिए ठीक है सर। और तीसरा फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं ये भी बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए इसको थोड़ा सा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो आपको पता है क्यू इक्वल टू क्या होता है सर, आई टी, चार्ज इक्वल टू लिख सकते हैं कि नहीं भाई। तो अगर मैं यहाँ पर आई टी लिख दूँ, भी इंटू आई टी अपन टी, ये टी से टी कट गया, यानी एक फॉर्मूला आपके पास आ गया भी आई, यानी P इक्वल टू क्या होता है सर, भी आई भी होता है। ये सारे फॉर्मूला में एक जगह लिख रहा हूं भाई। अब इसको अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ भी इक्वल टू आई आर लिख सकते हैं, यानी आई आर इंटू आई, यानी कि एक फॉर्मूला आर आ गया सर, आई स्क्वायर आर आ गया, ठीक है। ठीक है सर। यहाँ से एक और फॉर्मूला आप निकाल सकते हैं, आई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर, देखिए भी इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है ना, तो आई इक्वल टू भी बाई आर लिख सकते हैं, यानी कि स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आर है, तो ये आर से एक आर कट गया, यानी एक फॉर्मूला आ गया वी स्क्वायर अपन आर। तो ये सारे फॉर्मूला आपको दिमाग में रखने हैं। क्या क्या, एक तो वी स्क्वायर अपन आर होता है P इक्वल्स टू, ठीक है भाई। एक P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर होता है, ठीक है सर। एक P इक्वल्स टू भी आई होता है, यानी जब वोल्टेज दिया हुआ रहेगा, पावर पूछेगा, आर दिया हुआ रहेगा तो ये फॉर्मूला, करंट और आर दिया हुआ रहेगा तब ये फॉर्मूला, वोल्टेज और करंट, यहाँ पे वोल्टेज और रेजिस्टेंस रहेगा, वोल्टेज और करंट रहेगा तब ये फॉर्मूला, जब चार्ज दे दिया रहेगा तब पावर निकालना पूछेगा तो ये बाकी ये फॉर्मूला तो यूनिवर्सल है भाई, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारे। अच्छा मैं एक चीज और बता दूं पावर के बारे में।
चलिए यहीं पे मैं आपको बता देता हूँ। देखिए पावर इक्वल्स टू आपने क्या लिखा सर, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी अपन टाइम, है ना, यानी कंजम्पशन ऑफ एनर्जी अपन टाइम। मैं सारी चीज़ें बता ही देता हूँ। पावर का यूनिट क्या हो गया, वाट, और एनर्जी का क्या हो जाएगा, जूल, टाइम का क्या हो गया, सेकेंड। यानी आप लिख सकते हैं 1 वाट इक्वल्स टू क्या, 1 जूल पर सेकेंड। इसके अलावा लिख सकते हैं 1 जूल इक्वल्स टू ये वाट सेकेंड मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये सब आपके पूछे गए एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है कि 1 जूल इक्वल्स टू क्या होता है, 1 वाट सेकेंड। ठीक है, 1 जूल इक्वल्स टू क्या होगा सर, 1 वाट सेकेंड होगा। क्लियर है मेरा भाई? ठीक है भाई। अब देखिए एक चीज और समझिएगा, एक हॉर्स पावर का भी क्वेश्चन आपसे आता है। देखिए हॉर्स पावर, ठीक है, हॉर्स पावर क्या है, देखिए पावर की ये इंडस्ट्रियल यूनिट है, इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक इकाई है, HP यानी कि हॉर्स पावर, यानी 1 हॉर्स पावर इक्वल्स टू क्या होता है, ये भी याद रखिएगा, 746 वाट होता है। ठीक है, 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है। ठीक है भाई, 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, तो 4.2 जूल होता है। ठीक है, उसके बाद 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है। ठीक, एक बार मैं रिकॉल कर ले रहा हूँ। ठीक है, 1 कैलोरी में 4.2 जूल, 1 जूल में 10⁻7, अच्छा 1 हॉर्स पावर छूट रहा था, हाँ वही मैं सोचू क्या छूट रहा भाई। 1 हॉर्स पावर में, यानी हॉर्स पावर मतलब समझ रहे, इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्री में आप जो इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट है, जैसे हीट मोटर हो गया, है ना, तो उसमें लिखा है कि 5 HP का मोटर है, यानी उसकी पावर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है HP से, ना कि वाट से। क्लियर है? कब, जब इंडस्ट्री में आएगी चीजें। तो 1, ये तो मैं लिख दिया हूँ कि 1 हॉर्स पावर इक्वल टू 746 वाट है। 1 कैलोरी में 4.2 जूल होता है, 1 जूल में 10⁻7 अर्ग होता है, 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड, 1 जूल इक्वल टू वाट सेकेंड होता है। ठीक है मेरे भाई, सारी चीजें मैंने यहाँ पे करवा दी है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, जो हम लोग जो बिजली का जो भुगतान करते हैं, ठीक है भाई, जो बिजली बिल आप जो देते हैं ना, यूनिट में देते हैं, है ना। अब ये यूनिट क्या क्या लोचा है, इसको समझ लीजिए। देखिए यहां मैं लिख रहा हूं एकदम शब्दों में, 1 किलो वाट आवर। ठीक है, ये जो 1 किलो वाट आवर जो है, हिंदी में भी 1 किलो वाट आवर है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे ऐसे, किलो वाट आवर। 1 तो आगे में लिखने की जरूरत है नहीं, ऐसे 1। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? इतना तो मैथ्स आपको आता ही होगा। ठीक है, तो इसको 1 को हम लोग हटा ले रहे हैं, यानी कि इसका मतलब क्या है, इसको समझिएगा। देखिए ये क्या है, एक यूनिट है। ये किसकी यूनिट है, ये पहले सुन लीजिए। ये एक कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है, COMMERCIL, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी होती है। इसका मतलब क्या होता है सर, यानी एक व्यवसायी इकाई होती है ऊर्जा की। मतलब कॉमर्शियल शब्द का मतलब कि जहां पे पैसे की बात होती है, यानी कि अगर आप एनर्जी को खर्च कर रहे हैं, उसके बदले आप खर्च करने के बदले आप क्या उसको दे रहे हैं, कंपनी को पैसा भुगतान कर रहे हैं। अगर आप झारखंड बिजली विभाग का अगर आप बिजली यूज कर रहे हैं, बिजली खर्च कर रहे हैं, तो उसके बदले आप पैसा देते हैं। तो जब एनर्जी का लेन देन पैसे से हो जा रही है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कॉमर्शियल यूनिट। यानी कि आप बिजली का जो आप यूज कर रहे हैं, उसको हम लोग कैसे करेंगे भाई, कॉमर्शियली जब बात आएगी तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किलो वाट आवर में या यूनिट में, है ना। तो जब 1 किलो वाट आवर बोलेंगे, इसका मतलब 1 यूनिट आपने बिजली को क्या कर लिया भाई, कंज्यूम कर लिया, 1 यूनिट को आपने क्या कर लिया, खर्च कर दिया है। ठीक है, या फिर आप अब 1 यूनिट का दाम कितना है, 7 रुपया है, 8 रुपया हो सकता है, 9 रुपया हो सकता है, 10 रुपया हो सकता है, 12 रुपया हो सकता है, जो भी हो सकता है। तो पहले अगर आपसे पूछ लिया, एक तो इंडस्ट्रियल यूनिट, ठीक है भाई, तो HP हॉर्स पावर के बारे में बता दिया। अगर आपसे पूछ लिया कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कॉमर्शियल का मतलब क्या भाई, कॉमर्शियल बातें हो रही है, यानी पैसे लेन देन, यानी कि एनर्जी का जब बात आ रहा है पैसा से रिलेटेड, तब हम लोग बात करेंगे किसकी, 1 किलो वाट आवर यानी कि यूनिट की। अब आइए यहां पे समझिएगा इसको ध्यान से। देखिए 1 है, ये 1 को मैंने 1 लिख दिया है, इंटू किलो को मैंने 1000 लिख दिया है, किलो को लिख सकता हूं 1000। इस वाट के जगह में मैं क्या लिख सकता हूं, 1 वाट इक्वल टू 1 जूल पर सेकंड लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं सर, जूल पर सेकंड लिख दिया हूं सर। इंटू इस आवर को, यानी 1 घंटे में आप कितने सेकंड लिख सकते हैं, 3600 सेकंड लिख सकते हैं, बिल्कुल, सेकंड से सेकंड कट गया। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 36, इधर 2 जीरो, इधर 3 जीरो, यानी कि 10⁻5 जूल, है ना, जूल है ना भाई, जूल। यानी कि इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे तो 3.6, 10⁻6 जूल। ये इसलिए सिंप्लीफाई किया क्योंकि एग्जामिनेशन में यही संख्या आपको देखने को मिलेगा। इसका मतलब क्या है सर, ये बताइएगा। ये आप इसको क्या लिख सकते हैं, 36 लाख जूल भी लिख सकते हैं। ठीक है,
36 लाख जूल भी। इसका मतलब क्या समझिए, मैंने अभी बताया कि 1 किलोवाट आवर जो होता है वो कितने यूनिट के बराबर होता है, 1 यूनिट के बराबर होता है। 1 यूनिट के बराबर मतलब 1 किलोवाट आवर जो आप यहाँ पे लिखे हैं सर, यही 1 किलोवाट आवर है। इसको जब आप सॉल्व किए, इसको जूल में अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या इसको लिख सकते हैं 36 लाख जूल। यानी इसका मतलब क्या है सर, 10⁵ जूल लिख लीजिए या 3.6 इंटू 10⁶ जूल लिख लीजिए। इसका मतलब यह है सर कि अगर आप 1 यूनिट बिजली यानी आपके मीटर में 1 यूनिट बिजली बढ़ी गई है, इंक्रीज हो गई है 1 घंटे के बाद, इसका मतलब आपने 36 लाख जूल एनर्जी का कंजम्पशन कर लिया है। समझ में आ गया? अब आइए और इसको सिंप्लीफाई करते हैं। जैसे है ये क्या मैंने बोला 1 किलोवाट आवर है ना, इसी को आपने क्या कह दिया सर, 1 यूनिट कह दिया। इसी को आपने कह दिया सर 36 लाख यानी कि 10⁵ जूल। अब एक चीज बताइए, यहां पे अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, 1 का 1 मैंने लिख दिया, किलो है तो किलो की जगह मैं 1000 लिख सकता हूं, बिल्कुल। इस वाट को मैंने वाट ही रखा हूं और ये हो गया आपका आवर, ठीक है। यानी ये मैं लिखना ये चाह रहा हूं इस प्रकार से 1000 वाट आवर। क्लियर है मेरा भाई? यानी कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, मान के चलिए आपके पास एसी है, ठीक है, जिसकी पावर है 100 वाट, सॉरी 1000 वाट, और अगर इस एसी को अगर आप 1 घंटा चला लेंगे तो कितना बिजली बिल उठेगा भाई? ये 1 यूनिट के बराबर है, यानी आप कितना एनर्जी कंजम्पशन कर लेंगे भाई? 36 लाख। चलिए इसको संख्या में लिख लेते हैं डायरेक्ट, 10⁵ जूल। इतना एनर्जी का आप क्या कर देंगे? खपत कर देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? पहले हमें ये बताइए। अगर मान के चलिए बोलेंगे सर हमारे पास एसी नहीं है सर, हमारे पास कूलर है जिसकी क्षमता, पावर क्षमता जो है वो है 200 वाट, ठीक है। तो भाई अगर मैं ऐसे कूलर को, 200 वाट कूलर आपके घर में है, अगर मैं इसको 1 घंटा चला करके उसके बाद फिर से दूसरे घंटा भी चला रहा हूं, इतनी गर्मी है, तीसरे घंटे चला दिए, चौथे घंटा, 5वें घंटे तक चला दिया, मतलब कि इस 200 वाट कूलर को अगर मैं 5 घंटा चला दिया तो कितना हो गया भाई खर्चा? हमने कितना वाट खर्चा कर दिया? 1000 वाट। 1000 वाट कितने घंटे में? 5 घंटे में। यानी कि 5 घंटे में जब 1000 वाट खर्च कर रहे हैं, यानी कि जब तक 1000 वाट खर्चा होगा नहीं तब तक आपका 1 यूनिट आएगा नहीं। मान लीजिए इस कूलर की जो क्षमता थी 200 वाट, ठीक है भाई, 200 वाट, और आपने 1 घंटा ही यूज किया तो कितने बिजली बिल आएंगे भाई? तो आपको पता है 1000 वाट में 1 यूनिट आता है, तो 200 है तो यानी 1/5 यूनिट आएगा, ठीक है। और अगर मैं 200 वाट को अगर 5 घंटा चला लूंगा तब 1000 वाट आएगा, तब जाकर के आपका 1 यूनिट बिजली बिल आएगा। यानी कि कूलर को अगर आप 5 घंटे चला रहे हैं, अगर उस कूलर की क्षमता 200 वाट है, मान के चलिए इस कूलर की क्षमता 500 वाट है, तो इसको मैं 2 घंटा चलाऊंगा तो 1 यूनिट बिजली बिल उठ जाएगा, यानी 36 लाख जूल एनर्जी खत्म हो जाएगा। समझ में आ गया? एकदम डेप्थ में जाके मैंने चीजें बता दी है भाई, ठीक है। एक मिनट इसको यहाँ रखने देते हैं, इसमें मैं कुछ चीजें आपको ये कर देता हूँ तो और अच्छा से हो जाएगा सारी चीजें। देखिए इसमें बहुत चीजें डेप्थ में मैंने, अब जिनको डिटेल में पढ़ना होगा तो वो बैच में जुड़ेंगे जरूर ही, और उनको पता है कि क्या डेप्थ में चीजें बताई। इसका मतलब क्या है कि 100 वाट का, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट 1 आवर तक जलेगा तो आपका 1 यूनिट बिजली बिल उठेगा, ठीक है। इसका मतलब यही है। अब ये सवाल क्या बोल रहा है? अब ये सवाल आपके लिए बच्चा वाला सवाल हो गया। देखिए सवाल क्या बच्चे वाला हो गया कि कोई एक हीटर है, ठीक है, मान के चलिए ये आपकी हीटर है जिसकी रेटेड यानी कि जो पावर जो क्षमता दी है वो कितनी दी है भाई? 3 किलो वाट दिया हुआ। कितना दिया है सर? 3 किलो वाट दिया, ठीक है सर। चलिए हटाइए, कितना दिया मैं पहले लिखते चल रहा हूँ, 3 किलो वाट दिया हुआ। अब आपको प्राइस दे दिया 7 रुपया किलो वाट आवर है, यानी कि किलो वाट आवर है कि यानी कि 1 किलो वाट आवर इक्वल्स टू क्या होता है सर? 1 यूनिट होता है, और इसका दाम दे दिया है 7 रुपये, यानी 1 यूनिट बिजली बिल उठेगा तो 7 रुपये आपको देना होगा। तो आपको पूछा जा रहा है कि अगर ये मैं 5 घंटे तक इसको मैं चला रहा हूं इस हीटर को, तो कितना बिल भुगतान करना होगा? तो भाई ये कितना है? 3 किलो वाट है, इसको मैं कितने घंटे चला रहा हूँ? 5 घंटे चला रहा हूँ, ठीक है। तो इसको सॉल्व करिए, 3 पचे क्या आ गया? 15, ये किलो का किलो, ये वाट का वाट, ये आवर का आवर मैंने लिख दिया। किलो वाट आवर का जगह आप क्या लिख सकते हैं? 1 यूनिट, यानी कुल मिलाकर के कितना यूनिट उठ गया मेरे भाई? 15 यूनिट। 7 रुपया यूनिट तो 15 सते 105, ठीक है, 105 रुपए आपको पे करने होंगे। मैंने कोई फार्मूला यूज नहीं किया। देखिए इसके लिए फार्मूला भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन फार्मूला सॉल्यूशन नहीं है ना ऐसे सवालों के लिए। मैं चाह रहा हूं कि ऐसे सवालों के लिए आप ओरली, मौखिक तौर से इन सारे सवालों को बना करके आए एग्जामिनेशन में।
मकसद ये है चीजें आप समझ पाए, उसके फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझ पाए, मकसद ये है, ठीक है। ना कि फॉर्मूला रटा देना और बना कर, देखिए फॉर्मूला तो इसका आपको पता है कि हम सर 7 रुपये पर यूनिट है तो हम टोटल यूनिट निकाल लेते हैं। आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ यूनिट इक्वल्स टू वाट इंटू कितने घंटे या कितने दिन चला है और उसको 1000 से डिवाइड कर देंगे। कितना वाट है सर? वाट दिया सर 3 किलो वाट है, ठीक है, 3 किलो वाट है इंटू कितना घंटा, 5 घंटे चलाना, 1000 है। किलो को सर हम 1000 लिख देते हैं पहले, 1000 हो गया सर, ये वाट हो गया, आवर कितना 5 घंटे, और क्या बोलते हैं इसके बाद 1000 से हम डिवाइड कर दे रहे हैं। 1000 से 1 कट गया, कितना आ गया 5 या 15 यूनिट। तो बस आ गया, यहाँ से भी आपका आंसर आ गया। मतलब ये फॉर्मूला भी चलिए मैं यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ कि नंबर ऑफ यूनिट निकालने के लिए, ठीक है ना, अगर मान लीजिए कहीं फंस रहे होंगे तो ये फॉर्मूला भी आपके माइंड में होना भी चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ यूनिट कैसे निकलता है? वाट, कितना वाट का है वो इंस्ट्रूमेंट, कितना घंटे तक चला रहे हैं, दिन होगा तो कितने दिन तक, और 10 बल्ब है तो नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट भी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। नंबर ऑफ इंस्ट्रूमेंट को डिवाइड कर देना है 1000 से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखेंगे आप। तो यहाँ पे क्या था, 3 किलो वाट था तो 3 किलो को हम 1000 लिख दिए, ये वाट हो गया। एक क्या बोलते हैं 5 घंटे तक ही हम चला रहे थे, दिन उनकी बात है नहीं भाई, और कितना एक ही हीटर है, 1000 से हम इसको डिवाइड कर दिए, 1000 कट गया तो 5 दिया 15 यूनिट आ गया। समझ में आ गया? चलिए ऐसे ऐसे सवाल अब आपके सेकंडों में बन रहे होंगे। अगला सवाल पे अब हम लोग आएंगे, यानी क्वेश्चन 70 क्लियर हो गया। क्या हो गया इसका सही उत्तर? 105 रुपये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन 71 क्या बोल रहा है, सुनिएगा ध्यान से, कि 6 बल्ब है ईच ऑफ 100 वाट, यानी कि 6 बल्ब है जिसकी संख्या जिसकी जो कैपेसिटी है 100 वाट की कैपेसिटी है, और कंटिन्यूसली 10 घंटे तक ये जलती है, तो द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी 100 वाट क्षमता वाले 6 बल्ब लगातार 10 घंटे तक चलाए जाते हैं तो कितनी यूनिट बिजली खर्च होगी? कितना यूनिट खर्च होगा? तो आपको पता है कि 1 किलो वाट आवर अगर हम खर्च करते हैं तो हम 1 यूनिट बिजली कंज्यूम कर लेते हैं, यानी कुल मिलाकर के 36 लाख जूल एनर्जी का कंजप्शन होता है। तो भाई कितना है यहाँ पर? 100 वाट है, ठीक है। 100 वाट आप पहले लिखिए, ठीक है, ये हो गया आपका 100 वाट। क्लियर है? कितने घंटे तक जला रहे हैं? 10 घंटे तक आपने जलाया है, 10 घंटे तक आपने जलाया है। ऐसे कितने बल्ब है सर? 6 बल्ब है, ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको आप सॉल्व करिए तो कितना आ गया? 6000 वाट, और यहाँ पे आपका कितना 10 घंटे तक जला है ना भाई, तो 10 घंटे तक जला रहे हैं तो यहाँ पे आपका क्या आ गया? 10 आवर आ गया। आपको लाना क्या सर? 1 किलो वाट आवर लाना है, बस उतना यूनिट हो जाएगा। तो देखिए 6000 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 6 गुना 1000, ये हो गया। आप ये मैं आपको बतला रहा हूँ इतना करके, एग्जामिनेशन में आप बहुत जल्दी करेंगे, ये तरीका बस सीख लीजिए आप, ठीक है। देखिए 6 का 6 मैंने यहाँ लिख दिया, उसके बाद ये 1000 को आप किलो लिख सकते हैं, बिल्कुल। ये वाट को मैंने वाट रहने दिया, इस घंटे को भी मैंने घंटे रहने दिया, ये 10 को मैंने इधर कर दिया, यानी 6 दहिया 60 किलो वाट आवर, और 1 किलो वाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट होता है। यानी कितने यूनिट हो गए सर? 60 यूनिट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? 60 यूनिट होगा, ठीक है। 6 यूनिट यहाँ पे आ गया। एक बार सॉल्व भी कर लेते हैं अच्छे से हम लोग। 10 घंटे तक बिजली चला रहे थे ना भाई, 10 घंटे तक 6 बल्ब है, 100 वाट कैपेसिटी थी, 100 वाट कैपेसिटी है ना, 1000 है, ठीक है। चलिए इसको ठीक कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। देखिए ये तरीका बहुत शानदार है, इसको समझ लीजिए एक बार। कितने बल्ब है? देखिए 100 वाट की बल्ब है आपके पास, मैंने 1000 ले लिया, तो 100 वाट की बल्ब है, ठीक है। 100 वाट की क्या है आपके पास? बल्ब है। कितने बल्ब है सर? 6 बल्ब है। कितने घंटे जला रहे हैं सर? 10 घंटे जला रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर दे रहे हैं, ये 10 को इधर भी मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो गया 1000, ये 100 को ये 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1000 वाट हो गया, ये आपका आवर हो गया। इस 1000 को आप लिख सकते हैं 6 किलो, ये हो गया वाट, ये हो गया आवर, ये आपका यूनिट हो गया। यानी कितना यूनिट हो गया मेरे भाई? 6 यूनिट, ठीक है। यानी 6 यूनिट इज द राइट आंसर। बाकी इसका तरीका बहुत सारे तरीके हैं, मैं इसका फॉर्मूला से भी आपको ये बना करके दिखा देता हूँ। ये क्वेश्चन फॉर्मूला से भी बनेगा कि नहीं, देखिए नंबर ऑफ यूनिट मैंने बताया था, फॉर्मूला का क्या लिखना है? कितना वाट है, ठीक है, कितने घंटे चलाए हैं, कितने दिन चलाए हैं, और कितने इंस्ट्रूमेंट है, डिवाइड कर देना 1000 से। तो भाई कितने क्या है आपके पास? बल्ब है, ठीक है। चलिए तो नंबर ऑफ यूनिट इक्वल्स टू कितने वाट की थी भाई? 100 वाट की बल्ब है। कितना घंटे चलाए? 10 घंटे चलाए हैं।
कितना दिन की बात है नहीं भाई, ऐसे कितने बल्ब आप जला रहे हैं, 6 बल्ब जला रहे हैं, 1000 से डिवाइड कर दीजिए, 3 जीरो 2 जीरो यानी 6 यूनिट आ गया। ठीक है, ये भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो तरीका इस्तेमाल करिए जो मैं बता रहा हूँ, कंसेप्ट एकदम क्लियर हो रहेगा आपका और बहुत फटाफट क्वेश्चन बनेगा। देखिए कैसे बनेगा क्वेश्चन फटाफट। अब यहाँ पे अगला सवाल पढ़िए कि 15 बल्ब है ईच ऑफ 300 वाट, 300 वाट, ठीक है, कैपेसिटी इल्यूमिनेटेड कंटिन्यूसली 24 घंटे तक जलती है, द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी, कितना यूनिट उठेगा, तो भाई 300 वाट है, ठीक है सर, 300 वाट, कितने ऐसे वाट बल्ब है, तो 15 बल्ब है, ठीक है सर, ये हो गया। चलिए यहाँ जगह नहीं है, इधर ले लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं। चलिए भाई यहाँ पे कितना यूनिट उठेगा ना, तो 300 वाट हो गया ये आपका, ठीक है। कितने ऐसे बल्ब है, 15 बल्ब हो गए, कितने घंटे जला रहे हैं सर, 24 घंटे जला रहे हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, 1000 करना है, यहाँ पे 1000 करेंगे तब तो किलो लिखेंगे ना, किलो वाट आवर, यानी कि आप जो लिखते हैं किलो वाट आवर इक्वल टू 1, यानी किलो चाहिए, तो 1000 करने के लिए यहाँ पे मेरे पास 300 है, ठीक है, तो 300 है तो मैं क्या करूंगा, 15 300 यहाँ पर एक 10 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, नीचे 10 से डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है, ये हो गया वाट, बाकी 24 आवर, ठीक है। अभी तो सॉल्व कर देंगे, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, ठीक है, 2 से ये कट गया, 12 दूनी 24, ठीक है सर, कितना हो गया सर, ये आपका 2 जीरो 1 जीरो है इधर, तो कितना हो गया देख लेते हैं, यहाँ पे 3 भी है, 3, ये आपका 3000 इधर हो गया, इधर हो गया 12 वाट आवर, ठीक है। और इसको अगर सॉल्व कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 और ये 1000 हम इसको लिख दे रहे हैं, ये हो गया वाट, ये हो गया आवर इंटू 12, ठीक है, 12 नौमा 108 हो जाएगा, ठीक है, 12 नौमा क्या हो गया 108, इसको लिख दीजिएगा किलो वाट आवर, यानी 108 यूनिट। ऑप्शन में नहीं है मेरा भाई, कहीं गलती हो रही होगी। चलिए एक बार फिर से इसको हम लोग बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको फिर से बना लेते हैं, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा होगा। चलिए देख लेते हैं भाई, या ऑप्शन भी गलत हो सकता है, बट कोई नहीं, 300 वाट है, ठीक है, 300 वाट कैपेसिटी है, कितने बल्ब है सर, 15 बल्ब है, ठीक है, 300 वाट के बल्ब है, कितने दिन चल रहा है भाई, 24 घंटे तक चल रहा है, ठीक है, 24 घंटे तक 300 वाट 24 घंटे तक जल रहे हैं। हमें लाना है सर 1 किलोवाट आवर, ये लाना है ताकि 1 यूनिट बिजली बिल उठ जाएगी, ठीक है। ये वाट है, ये आवर है, देखिए ये वाट ये आवर है, ये किलो लाना है, किलो के लिए यहाँ पे क्या है देखिए 15 3 गुना 100 ऐसा लिख सकते हैं, बताइएगा, एकदम तोड़ के मैं बता रहा हूँ, वाट इंटू 24 आवर है। अभी मैं एक और 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो 10 से मैं डिवाइड भी कर दे रहा हूँ, तो इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, ठीक है, 2 से ये चला गया 12, तो कितना आ गया देखिए 3 तिया 9, यार ऑप्शन ही गलती है, और मैंने कैलकुलेशन तो ठीक किया, देखिए ये 3 क्या हो गया 9 और ये हो गया 12, 12 नौवा 108 और ये 100 और ये क्या हो गया 1000, ये वाट ये आवर, यानी ये वाट ये आवर, तो ये हो गया पूरा किलो वाट आवर, यानी 108 यूनिट। बाकी फार्मूला से भी हम लोग एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं, फार्मूला से क्या आ रहा है आंसर में, फार्मूला भी देख लेते हैं कि 108 यूनिट आ रहा है कि नहीं, देख लेते हैं भाई। नंबर ऑफ यूनिट की कितना वाट है भाई, 300 वाट है, कितने घंटे 24 घंटे, ऐसे कितने बल्ब है 15 बल्ब है, ठीक है, 1000 से डिवाइड करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो चल गया, ठीक है, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 2 12, ठीक है, 12 तिया 36, 36 108 यूनिट, ठीक है, 108 यूनिट होगा आंसर। एक बार पढ़ लेते हैं क्वेश्चन, कहीं दिन विन ने दिया, 300 वाट क्षमता वाले 15 बल्ब लगातार 24 घंटे तक जलाए जाते तो कितने यूनिट बिजली खर्च होगी, तो 108 यूनिट कर देते हैं ना यहाँ पर भाई। चलिए 108 यूनिट यहाँ पे हम लोग, 1 मिनट भाई, 108 यूनिट यहाँ पे 10, चलिए ठीक है हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन 72 का ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है, समझ में आ गया, दोनों तरीके से आपने देख लिया सवाल को। अगला सवाल है 73, हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंज्यूम्ड इफ यू यूज 60 वाट इलेक्ट्रिसिटी, 60 वाट का कोई एक बल्ब है, 5 घंटे हर दिन आप जलाते हैं 30 के 30 दिन, चलिए दिन भी दे दिया, कितना बिजली खर्च होगा, चलिए ठीक है। तो भाई देखिए 60 वाट की बल्ब है आपके पास, ठीक है, कितने घंटे जलाते हैं, तो 60 वाट के बल्ब को आप 5 घंटे हर 30 दिन चलाते हैं, ठीक है, 5 घंटे तक 30 दिन तक चलाते हैं, ठीक। हमें पता है सर 1 किलो वाट आवर इक्वल्स टू 1 यूनिट होता है, वाट है आवर है, देखिए वाट है आवर है, हमें किलो लानी है, तो चलिए हम किलो ले आते हैं। पहले 60, यहाँ पे 2 जीरो आ गया ना, देखिए 6 इधर रख रहे हैं और ये 3 जो है इसको इधर ले आ रहे हैं और 1 जीरो ये 1 जीरो 1 को यानी कि 100 इधर रख दे रहे हैं
और ये 5 जो है 5 घंटे इसको इधर ले आ रहे हैं, बाकी अब ये वाट आवर हो गया। ठीक है, यानी मुझे 1000 करना है तो मैं यहाँ पे 1000 कर देता हूँ, एक 10 से मल्टीप्लाई करके, एक 10 से डिवाइड करके। तो क्या हो जाता देखिए, 2 पच्चे 10, 2 तिया 6, 5 से ये 5 कट गया, तो अब क्या बच गया, 3 तिया 9। ठीक है, 100 और ये क्या हो गया 1000, ये हो गया वाट आवर। वाट आवर ये आपका क्या जाएगा, किलो वाट आवर, यानी 9 यूनिट। अब नंबर ऑफ यूनिट फार्मूला से भी निकाल लेते हैं, 60 वाट है भाई, 5 घंटे चलाते हैं, 30 दिन चलाएंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, 1 2 1 2, 5 दूनी 10, 2 तिया 6, 3 तिया 9 यूनिट। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, 9 यूनिट। मैं दोनों तरीके से आपको कर दे रहा हूँ ताकि आपके मन में ये डाउट ना रहे कि भाई क्या दोनों तरीका सही है या नहीं है। ठीक है, फार्मूला तो लग ही जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगले सवाल पे आते हैं, क्या है, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ अ फिक्स रजिस्टर इज 1/3 द इलेक्ट्रिसिटी पावर विल बिकम, क्या है भाई बताइए, कोई दम है क्या। कोई एक प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर को 1/3 कर दिया जाता है। मान लीजिए चलिए ये कोई एक वायर है, ठीक, आर है इसकी कैपेसिटी, और यहाँ पे जो वोल्टेज लगा हुआ है भी। अब बोला गया क्या कि सेम वायर को क्या कर दिया गया, विभवांतर को क्या कर दिया गया भाई, 1/3 कर दिया गया। ठीक है, यानी कि V/3 कर दिया गया। तो इससे क्या करंट फ्लो कर रहा था, आई। अब बताइए इससे कितना करंट फ्लो करेगा, यही ना क्वेश्चन पूछ रहा। अच्छा, इलेक्ट्रिक पावर पूछ रहा आपसे, चलिए तो आई करंट फ्लो कर रहा, तो यहाँ पे जो पावर निकल रहा है कितना, अगर आई के फॉर्मूला में निकाले तो I²R, यानी कि P1 लिख देता। अब P2 बताइए क्या होगा, बताइए, है ना, I²R होता है एक फार्मूला, एक फार्मूला क्या होता है V²/R होता है। ठीक है, बताइए क्या होगा, इसका आंसर बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। यानी कि मैं यहाँ पे बस इतना लिख रहा हूँ कि इसमें जो पावर कंजम्पशन हो रहा P1, इसमें पावर कंजम्पशन हो रहा P2। तो P2 का वैल्यू बताइए क्या होगा इसका। तो आप वोल्टेज, आप यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है भाई, वोल्टेज चेंज हो रहा है। ठीक है, वोल्टेज चेंज हो रहा है, तो वोल्टेज का फॉर्म में फार्मूला लिखे तो क्या होगा, V²/R होगा। बताइएगा V²/R होगा या नहीं होगा, बताइए बताइए, बिल्कुल होगा सर। अब आपके मन में डाउट आ रहा है, सर हम एक और फार्मूला लिख सकते हैं, V/I भी एक फार्मूला होता है। तो बिल्कुल मन में आ रहा, तो आपका सही आ रहा, लेकिन ये हम यूज क्यों नहीं करेंगे, इसीलिए नहीं करेंगे क्योंकि भाई देखिए पावर और वोल्टेज यहाँ पर भी आ रहा है, पावर वोल्टेज यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन ये फॉर्मूला हम इसलिए यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पर है करंट और यहाँ पे है आर। अब यहाँ पर एक बात बतलाइए, आप वोल्टेज को क्या कर रहे हैं, आधा कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर आप क्या चेंज कर रहे हैं सर, वोल्टेज को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपका वोल्टेज चेंज होगा, अगर आपका वोल्टेज चेंज होगा तो करंट भी क्या होगा, चेंज होगा, यानी करंट तो कांस्टेंट नहीं रहेगा। ठीक है, अगर आप वोल्टेज को चेंज करिएगा तो क्या आपका रेजिस्टेंस बदल जाएगा। रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है, रो पे, एल पे, एरिया पे, टेम्परेचर पे। ठीक है, तो ये तो आपका कांस्टेंट रहेगा। इट मीन्स अब आप यहां से लिख सकते हैं P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V², बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अब P1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V² है, तो P2 क्या हो जाएगा आपका, तो P2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप कर सकते हैं ऐसे भी, डायरेक्ट तुरंत फास्ट में बनाने के लिए। तो अब आपने वोल्टेज को क्या कर दिया सर, 1/3 कर दिया। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो P2 क्या आ गया आपका भाई, P2 क्या आ गया आपका भाई, 1/9 V² आ गया, है ना। यानी कि जो इनिशियल जो पावर है उसका 1/9 हो जाएगा। समझ में आया, नहीं आया कोई बात नहीं, चलिए मैं इसको पूरे अच्छे से करवा देता हूं। जैसे कि देखिए भाई, अब ये पहले समझ में आया कि ये फॉर्मूला क्यों नहीं यूज होगा। ये इसलिए यूज नहीं होगा क्योंकि आपका वोल्टेज यहाँ पे चेंज हो रहा है। देखिए वोल्टेज 1 से 1/3 गुना हो गया है। ठीक है, तो अगर वोल्टेज चेंज होगा तो करंट तो चेंज होगा ना मेरे भाई। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या है कि जो वोल्टेज है वो क्या होता है, सॉरी जो करंट होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है। यानी कि वोल्टेज और करंट का जो अनुपात होता है वो बराबर होता है, और उसका ही कांस्टेंट वैल्यू आप आर निकालते हैं। और यहाँ पे अगर आप वोल्टेज चेंज करेंगे तो आर पे कोई चेंज नहीं आएगा, इसलिए हम लिख सकते हैं इसके अकॉर्डिंग कि पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V²। अगर यहाँ लेते इसको तो हम लिखते हैं पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, तब 1/9 नहीं आता आपका। समझ रहे हैं ना चीज को आप। तो यहाँ पे ये नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे आपका करंट कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम लोग इसको ये लेंगे। तो मान के चलिए P इक्वल्स टू P1, अब यह हो गया P1, ये हो गया P2, ये हो गया आपका V1, ये हो गया आपका V2, ये हो गया पूरा का होल स्क्वायर। ठीक है सर, P1/P2, V1 का वोल्टेज आपने V रखा है, V2 क्या कर दिया V/3, इसका स्क्वायर कर देते हैं हम लोग। ठीक है, तो P1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P1/P2 है, तो ये हो गया V²
वी स्क्वायर बाय ये चला गया 9, वी स्क्वायर या वी स्क्वायर कट गया, तो P2 की वैल्यू क्या आ गई भाई, P2 इधर है तो 1/9 P1, ठीक है। जो इनिशियल पावर उसका क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा, यानी कि 1/9 हो जाएगा, ठीक है। 9 गुना नहीं होगा, ठीक है, ये 1/9 हो जाएगा, ठीक है। 9th लिखना, 1/9 लिख देते हैं, ठीक है भाई। 1/9 लिख देते हैं, या 1/9 NINTH 1/9 हो जाएगा, 1/9 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। समझ में आ गया मेरे भाई, ठीक है। अब ऐसे भी समझ सकते हैं ना, अगर आपने वोल्टेज को क्या कर दिया, 1/3 कर दिया आपने, अगर 1/3 आपने कर दिया है, रजिस्टर कांस्टेंट है, रजिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है, तो पावर क्या होगा, उसकी पावर क्या होगी, हमें ये बताइए, सोचिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। आपने क्या कर दिया है, समझिए चीजों को, रजिस्टर आपका कांस्टेंट है, लेकिन आपने वोल्टेज कम कर दिया है, वोल्टेज कम कर दिया, उससे फ्लो होने वाली जो धारा करंट क्या होगी, कम होगी। अगर करंट कम होगी तो एनर्जी खर्च कम होगी, हर दर यानी कि एनर्जी खर्च होने की दर कम हो जाएगी, और एनर्जी खर्च होने की दर का कम होना ही तो पावर होता है, इलेक्ट्रिकल पावर। तो वो भी इलेक्ट्रिकल पावर कम हो गया, कितना कम होगा, 1/9 हो जाएगा। तो ये कितना फिजिकली चीज़ों को मैं आपको दिखला रहा हूँ भाई, पावर हो, चाहे करंट हो, चाहे वोल्टेज हो, चाहे रजिस्टेंस हो, मैं हर एक चीज़ को आपको दिखला करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, इन सारी चीज़ों को अगर जिस तरीके से मैं करा रहा हूँ, अगर आप कर पा रहे होंगे तो यकीन मानिए, इलेक्ट्रिसिटी फिर आपको ना तो रिवीजन करने की जरूरत पड़ेगी 1-1, 2-2 साल तक। अगला सवाल क्या है, इसे भी पढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल है, व्हेन अ करंट फ्लोज इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R एट अ कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, देन द वैल्यू ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय अ करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। क्वेश्चन है कि जब प्रतिरोध R के एक तार में, ठीक है, कोई मान के चलिए एक तार है, ठीक है सर, R प्रतिरोध है, ठीक है, स्थित विभवांतर जो पर धारा प्रभावी, स्थिर विभवांतर यानी इससे जो वोल्टेज है वो वोल्टेज क्या है आपका, कांस्टेंट है मेरे भाई, ठीक है। तो इस धारा, इसमें धारा फ्लो होगी, इस धारा के कारण क्या होगा, उष्मा का मान जो होगा ठीक है, वो व्युत्क्रमानुपाती किसका होगा, समझे नहीं समझे, चलिए समझाते हैं आपको। ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन तो नहीं बोलेंगे, बेसिक सा क्वेश्चन है भाई ये। देखिए, कोई एक तार है जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू R है, और यहाँ पे आपने कोई एक बैटरी कनेक्ट कर दिया है V वोल्टेज, इससे प्रभावित होने वाली धारा I है। अगर I करंट इससे फ्लो करेगी तो यहाँ से पे क्या उत्पन्न होगा, ऊष्मा उत्पन्न होगा कि नहीं, पहले ये बताइए। बिल्कुल होगा सर। अब हमें ये बताइए, व्युत्क्रमानुपाती जो ऊष्मा का फॉर्मूला एक होता है सर, I² RT, ठीक है। एक फॉर्मूला आपने बताया था सर, V²/RT, ठीक है सर। तो आप हमें ये बताइए सर, जो हीट है वो व्युत्क्रमानुपाती किसका होगा, रेजिस्टेंस का किसका होगा, पहले ये बताइए। तो भाई एक बात बतलाइए, ये फॉर्मूला कब लगेगा, जब आपका करंट कांस्टेंट होगा, ठीक है। कांस्टेंट क्या है, स्थिर क्या है आपका, वोल्टेज, वोल्टेज कांस्टेंट यानी ये फॉर्मूला। तो हीट क्या है भाई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो व्युत्क्रमानुपाती किसका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसका, रेजिस्टेंस का। बहुत लोग इसको टिक करके आ जाते हैं 1/R को। ये क्वेश्चन बस इसलिए मैंने लिया, 1/R है, इसलिए मैंने ऑप्शन ए में भी उसी को रखा कि आप देखते के साथ उसको टिक करके आएंगे, ठीक है। अगला सवाल, एक इलेक्ट्रिक आयरन है जिसकी रेजिस्टेंस दी गई है 20 ओम, करंट जो वो लेता है 5 एम्पियर, उससे हीट कितना डेवलप होगा 30 सेकेंड। ये सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। कोई एक आयरन आप बना लीजिए इसको, ठीक है। यह एक आयरन हो गया आपके ये आपके पास, थोड़ा हैंडल सही कर लिया जाए, चलिए ठीक है। ये आयरन हो गया, इसका रेजिस्टेंस वैल्यू दे दिया गया 20 ओम, इसमें हीट पूछा गया I² RT है, बस यही फॉर्मूला यूज करना। I का वैल्यू दे दिया गया है 5 एम्पियर, 5 का स्क्वायर कर लेंगे साहब। R का वैल्यू दे दिया 20 ओम, 30 सेकेंड तक की चीजें दी गई है, तो 25 गुना 20 गुना 30, इजी सा सवाल है। 25 दूनी 50, 50 तिया 15, 20 1500, ठीक है, यानी आ गया 1.5 10⁴ जूल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। कोई बहुत तोप सवाल नहीं है ये। अगला सवाल में आते हैं। An electric heater of resistance 9 ohms draws 50 ampere from the service mains 2 hour. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. बहुत अच्छा सवाल, जल्दबाजी में किया गया सवाल होगा अगर आपका, तो ये गलती होगा।
अदरवाइज ये बच्चे वाला सवाल है, अदरवाइज ये बहुत अच्छा आपका ट्रिकी सवाल है। 10 ओम प्रतिरोध का कोई हीटर है, 2 घंटे तक 15 एम्पियर विद्युत धारा ये लेती है, उसमें उत्पन्न ऊष्मा की दर ज्ञात कीजिए। तो भाई आपको यहाँ पे क्या पूछ रहा पता है, उत्पन्न ऊष्मा की दर, यानी कि रेट ऑफ हीट आपसे पूछ रहा, रेट ऑफ हीट पूछ रहा है। मतलब रेट ऑफ हीट का मतलब क्या है, रेट ऑफ H/T पूछ रहा है, और आपका फॉर्मूला होता है H=I²RT। ठीक है, तो H/T आपको निकालना है, और आप यहाँ पे गलती मत करिएगा, H/T निकालना है और आपको यहाँ पे टाइम का वैल्यू दे दिया तो ये सब पुट मत कर दीजिएगा, बस आपको क्या करना है, I²R कर देना है। तो भाई कितना करंट जा रहा है, 15 एम्पियर, कितना आ रहा है भाई 10 ओम, बस इतना ही काम है आपको। क्या है भाई, कितना करंट है, 15 एम्पियर करंट है। ठीक है, 15 एम्पियर करंट है तो 15 का स्क्वायर कर लेते हैं, रेजिस्टेंस का वैल्यू 10 है, यानी कि 2250 यही हो गया आपका जूल पर सेकेंड, 2250 जूल पर सेकेंड। ठीक है, 2250 225 होता ना, 15 करंट कितना है यार, एक बार देख लेते हैं ना, 15 एम्पियर करंट है तो I²RT होता ना, I² होता 15 का स्क्वायर 225 और 10 हो गया 2250 होगा। ठीक है, यहाँ पे ये ऑप्शन मिसिंग है, इसको मैं ठीक कर दे रहा हूँ, 2250 होगा ये, 2250 जूल पर सेकेंड। ठीक है भाई, 2250 जूल पर सेकेंड, कोई बात नहीं, हो जाती है ऑप्शन। चलिए मैं यहाँ सही कर दिया हूँ, कोई दिक्कत वाली बातें नहीं है आपको। ठीक है, 2250 जूल पर सेकेंड। तो क्या था ट्रिकी, अगर आप इसमें यही लगे हुए रह जाते हैं, अब आप लगे हुए इसीलिए रह जाते हैं क्योंकि सारा डाटा भी दिया हुआ था और आप खुश भी हो जाते बना करके। उत्पन्न ऊष्मा होने की दर आपसे पूछा, H=I²RT करते हैं, I² 15² R का वैल्यू 10 भी पुट कर देते, और टाइम भी दे दिया गया, मजे वाली बात है 2 घंटे। ठीक है, तो 2 घंटे हैं तो 1 घंटा में कितना सेकेंड होता है, 3600, 2 घंटे में 7200 सेकेंड, यानी कि 3600 गुना 2 कर देते हैं। अब आप कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद ऑप्शन आपका वो दिया हुआ भी रहता, टिक करके आते हैं, लेकिन आपको निकालना था रेट ऑफ हीट H/T, इसलिए I²R केवल पुट करके आपका आंसर आ जाता। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल क्या है, कैलकुलेट द हीट जनरेटेड वाइल ट्रांसफरिंग इतना कूलम ऑफ चार्ज हीट थ्रू। देखिए इजी क्वेश्चन है भाई, ये फॉर्मूला बस आपको आता है कि नहीं, ये आपसे यूज करना चाह रहा है। H होता है I²RT होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है, H V²/RT होता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके बाद आपसे क्या पूछा है भाई, कैलकुलेट द हीट, है ना। इसके बाद आपको क्या यहाँ से इसके बाद अगर आगे बढ़े तो आगे क्या बढ़ना है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दिया, I²R है तो इसको मैं लिख सकता हूँ H=VIT। ठीक है, VIT को आप ऐसे लिख सकते हैं, VIT की जगह क्यों लिख सकते हैं, बस हो गया। तो हीट का एक फार्मूला ये हो गया, H क्या होता है VQ। ठीक है, यहाँ पे आपको चार्ज दे दिया गया, वोल्टेज दे दिया, बस इसका ही काम खत्म हो गया। तो वोल्टेज है 96,000 गुना 25 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 वोल्ट से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा मेरे दोस्त। तो 1 आवर इस सब का कोई काम नहीं है। ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये फॉर्मूला मैंने आपको निकालने आ रहा है कि नहीं ये समझ में आता। देखिए कैसे निकाले, I²R है तो IR हो गया V, और एक I बच गया, ये I लिख दिया, ये T है, तो Q क्या होता है, IT होता है। 96,000 को 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, क्या आ जाएगा, 96 को 25 से मल्टीप्लाई करिए, 25 छक 150 का 0 15, 25 नंबर 225, 240 और 1 2 3, यानी कि कितना जीरो हो गया भाई, 3 जीरो ना, 240 1 जीरो आ रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 24 गुना 10⁵ जूल, यानी ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन कर लीजिएगा, हो सकता है शायद मैंने कैलकुलेशन गलत किया हो, बस ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए हीट का। ठीक है, यहाँ पे मैंने हीट के सारे फार्मूला करवाए थे ना जी आपको, यहीं पे मैंने आपको चार्ज वाला नहीं करवाया था क्या, चलिए यहाँ पे मैंने पावर वाला चार्ज का जोड़ दिया था। ठीक है, कोई नहीं, इसलिए मैंने कहा ना कुछ चीज़ें तो छूटेगी यहाँ पर भाई। चलिए मैं लिख दे रहा हूँ, हीट VQ भी होता है, याद रखिएगा, कोर्स में मैंने सारा चीज़ कराया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला सवाल क्या है, देखिए कुछ नहीं है भाई, इजी सवाल है। 2 कंडक्टिंग वायर ऑफ द सेम मटेरियल ऑफ इक्वल लेंथ इक्वल डायमीटर आर फर्स्ट कनेक्टेड। इसका मतलब क्या, आर आपका कांस्टेंट है, इतना लिख दिया है बस, तो आपके लिए टेंशन वाली बात आ गई कि इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन है। अगर यहाँ लिख देता रेजिस्टेंस कांस्टेंट, तो देखिए रेजिस्टेंस क्योंकि मटेरियल सेम है, पदार्थ सेम है,
यानी रो सेम हो गया, लंबाई सेम एल सेम, डायमीटर व्यास सेम यानी कि आर सेम, यानी एरिया सेम, यानी आपका आर यहाँ पे कांस्टेंट है ये लिखना चाह रहा है। दो कंडक्टिंग वायर है, दोनों का वैल्यू आर है, ठीक है। अब बोला क्या गया कि इन सीरीज में, ठीक है, तो इसको क्या किया जा रहा है, सीरीज में जोड़ा जा रहा है, फिर उसको पैरेलल में जोड़ा जा रहा है, और आपसे पूछा जा रहा है क्रॉस द सेम पोटेंशियल, जो वोल्टेज लगाया जा रहा है बिल्कुल सेम लगाया जा रहा है। बोल रहा है कि उन दोनों में सीरीज और पैरेलल में जोड़ने के बाद जो हीट का रेशियो है वो हमें बताइए क्या होगा। बताइए क्या होगा भाई, कोई टिपिकल सवाल है क्या ये आपके लिए? आप खुद से कर सकते हैं इन सारे सवाल को। अब आप देखिए हम लोग करते हैं इसको। देखिए एक वायर ये हो गया आर है, इसको हम लोग पैरेलल में पहले कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक। और यहाँ पे वोल्टेज हम लोग लगा दे रहे हैं, यहाँ से करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे हीट उत्पन्न होगा H1, यहाँ पर भी हीट होगा H1, ठीक है। अब जो भी हीट उत्पन्न होगा, चलिए इस केस में ये हो गया आपका आर वैल्यू हो गया ये। अब इसको हम लोग सीरीज में एक बार जोड़ लेते हैं, वोल्टेज कनेक्ट कर दिए हैं, यहाँ पे भी आर रहेगा, ये भी आर, यही बोला गया था, ठीक है सर। यहाँ पे क्या भाई पैरेलल है, तो पैरेलल के केस में हम लोग क्या यूज करते हैं, H इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर बाय आर टी। अब ये फॉर्मूला क्यों यूज करते हैं सर, हमें पहले ये बताइएगा, बता दीजिए ना सर क्यों। क्योंकि यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और यहाँ पे हम क्या करेंगे सर, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। चलिए या तो ठीक है। अब इसका आर इक्विवेलेंट बता दीजिए तो क्या आएगा सर, इसका आर इक्विवेलेंट सर आर बाई टू आएगा, इसका आर इक्विवेलेंट 2r आ जाएगा, ठीक है। चलिए तो अब इसमें हीट जो निकलेगा वो क्या हो गया, ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका कांस्टेंट है, H इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है यहाँ पे, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है यहाँ पे, यही है ना भाई। चलिए ठीक है। अब रेशियो किसका पूछ रहा है, किसका, सीरीज बाय पैरेलल क्या पूछ रहा था, देखिए क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन पूछ रहा था रेशियो ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी कि हीट रेशियो जो होगा वो सीरीज बाय पैरेलल का पूछ रहा है। तो भाई सीरीज में क्या है, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है ना, तो H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। चलिए ठीक है, R इक्विवेलेंट, अच्छा इसका R इक्विवेलेंट यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये आ गया R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट कितना है सर, सीरीज में 2R है ना भाई, 2R है, ठीक है। सीरीज में क्या आ गया सर, 2R आ गया, क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। अब पैरेलल में अगर मैं लिखूँ तो भाई इसका R इक्विवेलेंट क्या, R/2 यानी 2 ऊपर चला गया, यार से R कट गया, क्या हो भाई 4/1, यानी 4:1 रेशियो। बताइए कोई तकलीफ है क्या यहाँ पे, 4:1 रेशियो। चलिए तो ये भी हो गया आपका 4:1 रेशियो, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए ये सब क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करके जाइएगा खुद से। क्वेश्चन क्या है अगला, कई सारे बल्ब है डिजाइन टू बी यूज एंड, देखिए ये वही सवाल जो मैंने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो उस समय ला रहा था ना कि कहाँ वो सवाल, देखते हैं क्या बोला। बहुत सारे बल्ब है, कितने बल्ब है वही पूछा जा रहा, बहुत सारे बल्ब यहाँ लिख दिया ना, यही बल्ब की संख्या आपको कैलकुलेट करनी, जो वहाँ n की वैल्यू कैलकुलेट किए थे आज के दूसरे सवाल में हम लोग। सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज्ड ऑन आर 240 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाइड लाइन, जो पावर है बल्ब की 220 वाट है। हाउ मेनी लैम्प ऐसे कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ ईच अदर अक्रॉस द टू वायर ऑफ 240 वोल्ट लाइन इफ द मैक्सिमम अलाउएबल करंट इज 5 एम्पियर। देखिए भाई एक बल्ब है ये आपकी, पहले बल्ब बना लेते हैं, ठीक है सर। हमने बल्ब बना लिया है, अच्छी बात है, आपने बल्ब बना लिया है, और यहाँ बल्ब की जो कैपेसिटी है वो है आपकी 20 वाट, पावर है ये 20 वाट है, ठीक है, ठीक है सर। इसके बाद बोला गया है कि क्या बोला गया है, सेवरल इलेक्ट्रिक डिवाइस यूज एंड 240 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन आर रेटेड 20 वाट, हाउ मेनी लैम्प्स कैन बी कनेक्टेड इन पैरेलल। ऐसे कितने 20 वाट के ऐसे कितने बल्ब को आप, ठीक है, डॉट 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 कर दे रहा हूँ, पैरेलल में, यानी n की वैल्यू निकालनी है ऐसे बल्ब की। और क्या है बोला, इसमें बोला गया है कि कितना वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है, 240 वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है, इससे करंट कितना निकल रहा, 5 एम्पियर निकल रहा, ठीक है। यहाँ पे आपको R की वैल्यू नहीं दी है, यानी इस बल्ब की कितनी, यानी सारे बल्ब पैरेलल में है और वही बल्ब है तो R की वैल्यू सेम होगी, लेकिन उस क्वेश्चन में R दे दिया, इस क्वेश्चन में आपका R दिया हुआ नहीं है। तो क्या आप R नहीं निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते, देखिए कैसे निकलेगा ये आपको समझना होगा। पहले क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है कि 240 वोल्टेज की विद्युत लाइन पर उपयोग किए जाने वाले बहुत से बल्बों का अनुमतांक जो है 20 वाट है, यानी अगर मैं इस बल्ब की अगर मैं बात करूं कितना वोल्टेज 240 वोल्टेज है, तो P इक्वल टू क्या लिख सकते हैं सर, V स्क्वायर बाय R लिख सकते हैं। यहाँ से आपका R निकल जाएगा V स्क्वायर बाय P करके,
वी स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 240 गुना 240 बटा पी कितना है सर 20 वाट है। ठीक है, तो दो एक जीरो से ये कट गया, ये 12 आ गया कट के, तो 12 चौके 48 का 8 4 12 दूनी 24 4 2880 ओम आया। नहीं समझ में आया? देखिए जो बल्ब है इसका हम आर वैल्यू पहले निकालना चाह रहे हैं, तो हमें पता है सर P इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर होता है, क्योंकि P आपको पता है, वोल्टेज पता है, तो R से यहाँ निकल जाएगा वी स्क्वायर बाई पी। वोल्टेज कितना है इसमें 240 बाई पावर है 20 से कट गया 12 12 चौके 48 12 दूनी 24 4 2880 ओम है। यानी हर बल्ब की जो प्रतिरोध क्षमता है वो कितना है 2880 ओम। अब 2880 ओम के बल्ब को कितने ऐसे बल्ब 2880 ओम के मैं कनेक्ट कर सकता हूं पैरेलल में, जिसको 240 वोल्ट सप्लाई की जाएगी 5 एम्पियर में। तो भाई देखिए यहां से अब आप आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिएगा, वी इक्वल टू आई आर इक्विवेलेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा वी बाई आई। 240 वोल्टेज कितना करंट 5 एम्पियर करंट, तो 5 चौके बीच 5 अठे 40 यानी 48 ओम आया। यानी कि जितने भी बल्ब लगेंगे उसके इक्विवेलेंट क्या है आर इक्विवेलेंट। पैरेलल में लगेगा तो आर इक्विवेलेंट इक्वल टू आर अपन एन, कितना लगेगा एन निकालना है आर अपन आर इक्विवेलेंट। हर बल्ब की क्षमता कितनी है 2880 और सारे बल्ब को कनेक्ट करके आर इक्विवेलेंट कितना आएगा भाई 48, यही आएगा ना 48 ओम। ठीक है, अब इसको डिवाइड करके देखते हैं कटता है कि नहीं। 48 में जाएगा भाई कितने बार में 6 अट्ठे 48 का 8 4 6 चौको 24 6 बार में चल जाएगा, यानी 60 बल्ब ऐसे हम लगा सकते हैं। ठीक है, 60 बल्ब इज द राइट आंसर। हो गया ये भी सवाल। तो बस इसमें आपको बल्ब का रेजिस्टेंस वैल्यू निकालना पड़ा, वहां बल्ब का रेजिस्टेंस वैल्यू आपको दे दिया था। ठीक है, अब बहुत अच्छे अच्छे सवाल है ये सब यार। ठीक है, करके जाइएगा, हवा नहीं लगेगा एग्जामिनेशन हॉल में अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो। ठीक है, चलिए अगला सवाल क्या बोला गया भाई, ये तो इजी हो गया आपके लिए ना। 1 किलोवाट आवर मतलब क्या होता है सर 1 यूनिट, कितना जूल के बराबर, कितना जूल आप खर्चा करते हैं भाई 36 लाख जूल आप खर्च करते हैं। ऐसे लिखिए, ऐसे लिखिए, या 36 लाख जूल लिख दीजिए भाई। ठीक है भाई, इलेक्ट्रिसिटी अब आपको ना सोचना नहीं है। देखिए अभी यहाँ बच क्या गया, अब इलेक्ट्रिसिटी में मैं बतलाता हूँ। अब आपका बच क्या गया ना, केवल इंस्ट्रूमेंट, मतलब जो सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, सब्जेक्टिव मतलब कि थ्योरेटिकल टाइप के क्वेश्चन होंगे, वोल्ट मीटर गैल्वेनोमीटर का ये सब कन्वर्जन वगैरह यही सब 10-15 क्वेश्चन, यानी 100 क्वेश्चन में कंप्लीट हो गया आपका पूरा बेसिक इलेक्ट्रिसिटी। कंप्लीट नहीं हुआ भाई, तगड़े रूप से कंप्लीट करवाया मैंने आपका। ठीक है, तो चलिए सेशन को शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक, और जो एप्लीकेशन में जुड़े हैं तो आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।